एंड वेलकम बैक टू बडी एजुकेशन माय ऑल डियर बडीज। और मैं आ गई हूँ आपके लिए पार्ट 2 लेकर फॉर द चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सो हमने फर्स्ट लेक्चर में काफ़ी सारी बातें की थी कि भाई बॉन्डिंग होती क्यों है, बॉन्ड बनाने की ज़रूरत क्या है, कैसे आपकी बॉन्डिंग में एलिमेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, और हमने बहुत सारी अप्रोचेस देखी थी, कोसेल लुईस अप्रोच देखी थी, जहाँ पे हमें पता चला था कि भाई बॉन्डिंग में आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करने वाले हैं, पार्टिसिपेट करने वाले हैं टू मेक दी बॉन्ड। ठीक है, और अगर ये बॉन्ड नहीं बनेगा तो कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे जल ही जीवन है, एटमॉस्फेयर हमारा आसपास जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं, अगर इसके मॉलिक्यूल क्या होंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते तो हम वो ब्रीथ नहीं कर पाते, और हम पानी जैसी जो हमारी लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो चीजों को कंज्यूम नहीं कर पाते। तो केमिकल बॉन्डिंग बहुत जरूरी है, जीवन जोड़ बहुत जरूरी है एटम के बीच में। ठीक है, अगर आप टुगेदर रहोगे, यूनिटी से रहोगे, तो भाई आपकी वैसे भी क्या होने वाली है, आपकी जो पल्ला है वो भारी रहने वाला है, राइट। तो ये मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग लाइफ में तो जरूरी है ही है, उसके साथ साथ जो हमारे एटम्स हैं, जो हमारे यूनिवर्स है जिसमें ये हम डिफरेंट चीजें देखते हैं, वो कैसे बनी है, वो यूनाइटेशन के थ्रू ही बनी है। मतलब कि एटम ज्वाइन करे होंगे तब जाके आपका क्या हुआ, एक मॉलिक्यूल बना है, और मॉलिक्यूल बना है तो फिर उससे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स भी आगे जाके फर्दर बनी है। बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तो कुछ सेल बन जाते हैं, और फिर आपको पता है आगे की कहानी, टिश्यू और फिर ऑर्गेनिज्म। ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाई क्यों, क्योंकि आपके मॉलिक्यूल्स के या एटम के बीच में बॉन्डिंग हो रही है। अब इस बॉन्डिंग को समझना जरूरी है कि भाई बॉन्डिंग करते टाइम क्या क्राइटेरिया होते हैं, कैसे बॉन्डिंग होने वाली है एटम्स के बीच में, क्या एक्सेप्शनल केसेस हैं, कहाँ पे आपको थोड़ा डिफरेंट टाइप की अप्रोच मिलेगी रेदर देन द सेम ट्रेंड। तो ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। हम बॉन्डिंग को थोड़ा और मजबूत करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि भाई क्या क्या पैरामीटर्स हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट दी पैरामीटर फॉर बॉन्डिंग। तो हम इसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड पैरामीटर, राइट। तो बॉन्ड पैरामीटर के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द लेक्चर। ठीक है, बिना किसी देरी के आप शुरू कर देते हैं कि जानेंगे कि भाई बॉन्डिंग किस पैरामीटर पे होती है। आप जैसे आप भी क्या करते हो, आपकी भी बॉन्डिंग होती है, दोस्त बनाते हो, व्हाट इज दिस, दिस इज बॉन्डिंग ओनली। तो बॉन्डिंग के आपके कुछ कंडीशन होंगे ना कि भाई मेरे दोस्त बनाने की कंडीशन कुछ कैसी है कि मुझे कुछ इंटेलेक्चुअल लोग ही पसंद आते हैं, ठीक है, या फिर कोई फन लविंग पर्सन होगा वो मेरा दोस्त बन सकता है, या अगर कोई बच्चा बहुत शाय है, बहुत इंट्रोवर्ट है, तो वो कुछ अपने जैसे ही दोस्त बनाने के लिए प्रेफर करेगा, राइट। तो बॉन्ड को डिफाइन करने के लिए क्या होता है, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारी कंडीशंस होती है जो हम लगाते हैं लाइफ में अपने। तो ऐसे ही यहाँ पे भी क्या होगा, जब बॉन्ड बनेगा तो उसके कुछ पैरामीटर्स को जानना पड़ेगा, राइट। तो देखते हैं क्या पैरामीटर्स हैं। तो बॉन्ड पैरामीटर की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले बॉन्ड लेंथ। ठीक है, बॉन्ड लेंथ आपकी कैसी होगी, वो डिफाइन करेगी कि आपका बॉन्ड वीक है या बॉन्ड स्ट्रांग है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आपके दोस्त हैं, एक दोस्त है जो आपने चिट चैट करके आपने क्या किए हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू या किसी सोशल मीडिया के थ्रू बनाए हैं। ठीक है, तो उनसे डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। तो बॉन्डिंग कैसी होगी, आप कभी कभी मिल रहे हो, ऑल्दो वैसे तो दोस्ती बहुत मजबूत होती है, डिस्टेंस से फर्क नहीं पड़ता, बट फिर भी उन दोस्तों के साथ आप रेगुलरली मिल नहीं पा रहे हो या फन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो उनके साथ बॉन्डिंग थोड़ी सी वीक है, उनके साथ जो इक्वेशन है वो थोड़ी सी वीक है एज कंपेयर टू द दोस्त जो रोज आपके घर आ रहा है, आप लोग ग्रुप स्टडी कर रहे हो या साथ में स्कूल जा रहे हो, क्लास में साथ में हो, तो उनके साथ बॉन्डिंग क्या होगी, बहुत मजबूत होगी। तो डिस्टेंस पे डिपेंड करेगी। सो बॉन्ड लेंथ क्या है, डिस्टेंस ही तो है कि दो एटम के बीच में कितना डिस्टेंस है। और ये हमने अपने चैप्टर नंबर 3 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लेक्चर नंबर 2 पार्ट 2 में डिस्कस किया था कि हमें किस तरीके से हम दो एटम के बीच की बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं। ठीक है, सो अगर आपको याद होगा तो मैंने डिस्कस किया था कि एटॉमिक रेडियस होती है, डिफरेंट टाइप की एटॉमिक रेडियाई होती हैं। तो दैट एटॉमिक रेडियाई क्या बताती है, हमें डिस्टेंस बताती है ना, दो न्यूक्लियस के बीच में, दो एटम के न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ डिफाइन करेगा। तो अगर किसी बच्चे ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाके पीरियोडिक टेबल पार्ट नंबर 2 को रेफर कर सकते हो, जहां पे आपको बॉन्ड लेंथ के बारे में पता चल जाएगा कि कैसे निकालते हैं। ऑल्दो वी विल गोइंग टू डिस्कस अ लिटिल हियर एज वेल, बट समझ सकते हैं डिटेलिंग में वहां पर, राइट। सो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या है कि आप डिस्टेंस क्या है आपके मॉलिक्यूल या फिर आपके एटम के बीच में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पैरामीटर क्या है, बॉन्ड एंगल। कि बॉन्ड एंगल क्या होने वाला है, ज्यादातर हमें क्या लगता है कि भाई मॉलिक्यूल क्या है, सिंपल क्या कर रहे हैं कि दो मॉलिक्यूल है, लेट्स से दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, वो लीनियरली अरेंज होंगे। लेट्स से हमें ऐसा लगता है कि भाई ये हो गया ऑक्सीजन
और इधर आ गए 2 हाइड्रोजन एटम। इस तरीके से लीनियरली ये अरेंज होंगे, बट सच्चाई ऐसी नहीं है। जो मॉलिक्यूल है वो कुछ डिफरेंट ही लगेगा आपको, उसकी ज्योमेट्री क्या है ऐसी नहीं है, इट डजंट लुक लाइक दिस। तो अगर हम देखना चाहें उनके बीच में क्या होगा, एक पर्टिकुलर एंगल है जिसपे वो अरेंज होंगे, उनकी एक पर्टिकुलर फिक्स ज्योमेट्री है कि उनका शेप कैसा होने वाला है। सो दिस बॉन्ड एंगल विल ऑल्सो प्ले अ रोल। देन नेक्स्ट वी हैव बॉन्ड एंथैल्पी। तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या है कि भाई आपकी दोस्ती कितनी गहरी है। क्यों? क्योंकि दोस्ती गहरी नहीं होगी तो जल्दी टूट जाएगी। कोई भी क्या करेगा, आग लगाएगा, कोई थर्ड पर्सन आके बुराई कर देगा कि भाई ये वाला तुम्हारा दोस्त तो मेरे से ऐसा बोल रहा था, और आप उसकी बातों में आ जाओगे और क्या करोगे, दोस्ती तोड़ लोगे। तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, वो एनर्जी है जो बॉन्ड को तोड़ने में, कंप्लीटली तोड़ने में हमें लगती है। तो जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी, उतना लोगों को क्या करना पड़ेगा, भड़काना पड़ेगा, मतलब उतना कुछ ऐसा कुछ सिनेरियो बनाना पड़ेगा कि हाँ भाई अब इनकी दोस्ती को तोड़ना, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बट अगर दोस्ती आपकी पहले से कमजोर है, मनमुटाव है, अच्छी नहीं चल रही है, एक दूसरे की बातों का जल्दी बुरा मान जाते हो, तो कोई भी थर्ड पर्सन क्या करेगा, कुछ भी बोल देगा आपके बारे में, आप बिना वेरीफाई करे क्या करोगे, अपने दोस्त से झगड़ा कर लोगे और क्या हो जाओगे, अलग अलग हो जाओगे। ठीक है, तो बॉन्ड एंथैल्पी इज द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। ठीक है, तो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी। एंथैल्पी से आप समझते रहोगे, बहुत बार इस टर्म को सुन चुके, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है, ये एनर्जी के बारे में आपके लिए बात कर रहा है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे यहाँ पे। और फोर्थ पैरामीटर है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, तो इसको इरेज कर देती हूँ मैं थोड़ा सा यहाँ पे ताकि आपको क्लियरली दिखे। बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या बताएगा आपको कि भाई आप कितने नंबर ऑफ बॉन्ड से जुड़े हुए हो। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कैसा है, फर्स्ट बॉन्ड है, आप सिंगल बॉन्ड से जुड़े हो, डबल बॉन्ड से जुड़े हो, तो इस तरह इसका मतलब ये आपको बताएगा कि भाई आप किसके थ्रू, आप एक दोस्त के थ्रू जुड़े हैं, आपके दो दोस्तों के साथ क्या है, दोस्ती है। तो इस तरीके से बॉन्ड ऑर्डर क्या बता रहा है, नंबर ऑफ बॉन्ड, क्या आपने भाई नंबर ऑफ बॉन्ड या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने शेयर कर रखे हैं या कितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए हैं, इस तरीके से आप क्या बताने वाले हो, बॉन्ड ऑर्डर बताने वाले हो। सो दीज आर द 4 पैरामीटर दैट विल डिफाइन द बॉन्ड, कि आपका बॉन्ड किस टाइप का होने वाला है, और उसकी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि भाई किस, उसकी प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेंगे, किस तरीके का बॉन्ड वहां पे बनने वाला है। राइट, सो लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड विद द फर्स्ट विल अंडरस्टैंड द बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ क्या होने वाली है, इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ 2 बॉन्डेड एटम इन अ मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल इक्वल डिस्टेंस, इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द बॉन्डेड एटम। तो 2 बॉन्डेड एटम के न्यूक्लियस के बीच में जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलेंगे, उसकी बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो मान लो ये 2 एटम है, ये बॉन्डेड है एक दूसरे से, अब यहाँ इसके न्यूक्लियस है, दोनों का एक एक न्यूक्लियस है, इन दोनों के न्यूक्लियस के बीच में जो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, विल कॉल द बॉन्ड लेंथ ऑफ दिस एटम। ठीक है, अब ये देखो बॉन्ड लेंथ निकली कैसे, इसकी रेडियस हमने ले ली, इसकी रेडियस ले ली और क्या कर लिया, दोनों को ऐड कर लिया, तो इस तरीके से हमारा क्या आ गया, बॉन्ड लेंथ आ गई। राइट, नाउ बॉन्ड लेंथ फॉर हियर बॉन्ड लेंथ विल बी द सम ऑफ द रेडियस ऑफ बोथ ऑफ द एटम। ठीक है, ये कब होगा, जब आपके आयनिक और आयनिक बॉन्ड बनेगा। तो हमने पढ़ा था रेडियस, जो आयनिक रेडियस होती है वो कैसे होती है, द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम द सेंटर टू दी, जहाँ पे भी उसका वो आयन बनेगा, पॉजिटिव आयन या नेगेटिव आयन, उन दोनों के डिस्टेंस को ऐड कर लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, रेडियस ऑफ द टोटल, आपका क्या आ जाएगा, रेडियस ऑफ द मॉलिक्यूल। राइट, अब क्या करना है, ये कैसे मेजर्ड होती है आपकी, ये जो हमने डिस्टेंस निकाला है बिटवीन दी मॉलिक्यूल, ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने देखा, मेजर किया, इंच टेप लिया और या पैमाना लिया आपने उसको मेजर कर लिया। ठीक है, ये ऐसा नहीं होगा, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसके थ्रू आपका क्या होगा, मेजर होगा, या फिर एक्सरे डिफ्रैक्शन से होगा, या फिर इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन से होगा। सो देयर आर दीज एक्सपेरिमेंट, फ्यू एक्सपेरिमेंट विद द हेल्प ऑफ देम हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करने वाले हैं डिस्टेंस या फिर रेडियस ऑफ द एलिमेंट। अब बॉन्ड लेंथ आपकी कैसे होगी, 2 चीजों पर डिपेंड करेगी, कोवेलेंट रेडियस पे और वैंडरवाल रेडियस पे। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ आपकी कोवेलेंट कंपाउंड है तो कोवेलेंट कंपाउंड के केस में कोवेलेंट रेडियस के थ्रू निकलेगी, और अगर आपका वैंडरवाल कंपाउंड, वैंडरवाल फोर्स के थ्रू अगर मॉलिक्यूल अरेंज है या अटैच्ड है, बॉन्डेड है, देन वी विल कैलकुलेट द वैंडरवाल रेडियस। ठीक है, तो एक बार दोबारा से इनको देख लेते हैं, हमने पहले भी ये डिस्कस कर लिया है अपने चैप्टर नंबर 3 में। व्हाट इज कोवेलेंट रेडियस, हाफ ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बिटवीन द 2 न्यूक्लियाई ऑफ द 2 बॉन्डेड एटम। तो 2 न्यूक्लियाई हैं, 2 बॉन्डेड एटम है
जिनके न्यूक्लियाई के बीच में जो डिस्टेंस होगा उसको अगर आप हाफ कर दो रेडियस को, तो क्या आ जाएगी आपकी रेडियस आ जाएगी। सो रेडियस ये रहा आपका पूरा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इतना बड़ा आपका क्या हो गया इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस हो गया रे, ठीक है। देन कोवेलेंट रेडियस विल बी द हाफ ऑफ इट, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। नेक्स्ट वेंडर वॉल रेडियस, वेंडर वॉल रेडियस क्या है कि भाई वेंडर वॉल फोर्स कहाँ का वीकेस्ट फोर्स है आपका, और ये कब काम आएगा, जैसे कि गैसियस मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब गैसेस क्या है, या जो जितनी भी गैसेस हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में काफी दूर दूर हैं, राइट। तो वो हार्डली एक दूसरे पे कोई फोर्स लगाते हैं। हम जानते हैं कि भाई आपके गैसियस स्टेट में एटम के या मॉलिक्यूल के बीच में हार्डली ही कोई फोर्स लग रहा होता है, बहुत लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है उनके बीच में। तो हम क्या करेंगे, अगर हम उनकी रेडियस कैलकुलेट करना चाहें, सो व्हाट विल डू, विल कीप द मॉलिक्यूल क्लोजेस्ट, हम उनको सबसे क्लोज लाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो दो नोबल गैस के एटम को सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट ला के जो डिस्टेंस उनके बीच में आएगा, जो उनके न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस आएगा, अगर उसको हाफ कर दोगे तो आपको क्या आ जाएगी, वेंडर वॉल रेडियस आ जाएगी। तो लेट्स से ये तो क्या है आपका कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये भी आपका क्या है कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। अब ये दो कोवेलेंट मॉलिक्यूल थे, इनको हम क्या कहें मैक्सिमम क्लोजेस्ट लेके आए, राइट। ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है जो कोवेलेंट बॉन्ड, जो कोवेलेंटली बॉन्डेड है, तो ये तो इंटर एटॉमिक क्या हो गया, इनका फोर्स हो गया। इंटर एटॉमिक फोर्स ये है जिसमें कोवेलेंट फॉर्म में बॉन्डेड है। नाउ इंटर मॉलिक्यूलर देखेंगे तो ये दो मॉलिक्यूल को हम इतना ही क्लोज ला सकते हैं, इससे ज्यादा क्लोज लाएंगे तो इनके बीच में रिपल्शन होने लगेगा। अब नाउ एट दिस पॉइंट हमें क्या करना है, इनकी वेंडर वॉल रेडियस देखनी है। तो वेंडर वॉल रेडियस क्या होगी, अब जो क्लोजेस्ट लाने के बाद इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इनके न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है, दैट डिफाइन द आपकी रेडियस ऑफ द एटम, ठीक है, और रेडियस ऑफ द मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे आपकी जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका, इस पूरे डिस्टेंस का अगर हाफ कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, वेंडर वॉल रेडियस। तो आप देख रहे हो ये पूरा डिस्टेंस है और उसका हाफ क्या हो गया आपकी वेंडर वॉल रेडियस, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, डिफाइन करते हो। अब कोवेलेंट रेडियस और वेंडर वॉल रेडियस का अगर हम एक थोड़ा सा दोनों में रिलेशन करना चाहें, देखना चाहें कि कौन बड़ी है कौन छोटी है, तो कोवेलेंट एंड वेंडर वॉल रेडियाई इन अ क्लोरीन मॉलिक्यूल। अब एक क्लोरीन मॉलिक्यूल ले रहे हैं, उसके अंदर हम कोवेलेंट रेडियाई देखेंगे एंड देन वी विल सी द वेंडर वॉल। तो ये दोनों क्लोरीन के मॉलिक्यूल हैं। अगर हम देखा जाए, ये देखो यहाँ पे ओवरलैप कर रहा है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो कोवेलेंट रेडियाई कैसे निकलेगी कि जो भी आपके न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस है उसका हाफ कर दो। दिस इज द डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दी टू कोवेलेंट बॉन्डेड एटम, ओके। और अगर हम यहाँ पे वेंडर वॉल की बात करें तो वेंडर वॉल क्या हो गया, आपके दो मॉलिक्यूल्स को जो क्लोजेस्ट लाने के बाद उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा, तो दिस इज द डिस्टेंस। हम इन दो क्लोरीन मॉलिक्यूल, ये भी Cl2 मॉलिक्यूल है, ये भी Cl2 मॉलिक्यूल है, इनको जब से सबसे नियरेस्ट क्लोजेस्ट लाने के बाद जो उनके बीच की डायमीटर हो गया, डिस्टेंस होगा, उसको अगर हाफ कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, वेंडर वॉल रेडियस आ जाएगी। और अगर आप यहाँ पे रिलेशन निकालना चाहोगे भाई कौन सी रेडियस बड़ी है और कौन सी छोटी है, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो कि भाई जिसका यहाँ पे डिस्टेंस कम है तो रेडियस की वैल्यू भी क्या आने वाली है, कम आने वाली है। यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है तो रेडियस की वैल्यू क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो यहाँ पे जो आपकी वेंडर वॉल रेडियस है, वेंडर वॉल रेडियस है, इट इज ग्रेटर देन द कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। तो वेंडर वॉल की जो बॉन्ड लेंथ भी होगी वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर हम बॉन्ड लेंथ का कंपेरिजन करें तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या होने वाली है, बॉन्ड लेंथ विल बी मोर देन दी बॉन्ड लेंथ फॉर दी कोवेलेंट रेडियस। So here वेंडर वॉल जो रेडियस है या वेंडर वॉल बॉन्ड जहां बन रहा होगा वहां पे बॉन्ड लेंथ आपकी ज्यादा होगी और यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होगी। तो अगेन देखो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, अगर यहाँ से मैं निकालना चाहूंगी कौन से बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, तो वेंडर वॉल बॉन्ड क्या होगा आपका, थोड़ा वीकर काइंड ऑफ बॉन्ड होगा। वाई, बिकॉज डिस्टेंस ज्यादा है, राइट, डिस्टेंस ज्यादा है, बॉन्ड लेंथ भी ज्यादा है, दूरियां ज्यादा है। तो जब दूरियां ज्यादा होगी तो उतनी गहरी दोस्ती नहीं होगी। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ कंपैरेटिवली कम है, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी उतना ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आपका बनेगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो कि रिलेशन निकाल सकते हो, बता सकते हो आप एलिमेंट के बारे में, राइट। नाउ लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड विद द बॉन्ड लेंथ ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। तो अगर आप देखोगे मॉलिक्यूल्स को तो यहाँ पे क्या है, ये सारे मॉलिक्यूल, ये कुछ हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी हैं, मतलब जिसमें डिफरेंट एटम है, और कुछ सेम टाइप होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल भी हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे सबके डिफरेंट गुड बॉन्ड लेंथ एंड पिकोमीटर,
right? So this is the one chart for to know that which kind of molecule had what kind of bond length, किसकी ज़्यादा होने वाली है, किसकी कम होने वाली है, और on the basis of bond length आप ये बता सकते हो कि strong bond होगा या weak bond होगा. So you can see the table. ऑल्दो ये वैल्यूज याद नहीं करनी है. नेक्स्ट पैरामीटर है हमारा बॉन्ड एंगल. ठीक है, कि बॉन्ड एंगल क्या होगा. सो बॉन्ड एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम इन अ मॉलिक्यूल और द कॉम्प्लेक्स आयन. ठीक है, तो सेंट्रल एटम की हमने बात करी थी कि सेंट्रल एटम होगा किसी मॉलिक्यूल में. एक सेंट्रल एटम होता है, उसके आसपास क्या होते हैं, कॉर्नर एटम्स होते हैं, राइट. तो उनका क्या होता है, आपस में उनके ऑर्बिटल में एक एंगल होता है, वो एक एंगल पे अरेंज होते हैं. ऐसा नहीं हमारी तरह लीनियर हमने बना दिया कि ये लिया हमने हाइड्रोजन, उसको क्या कर दिया ऑक्सीजन के साथ लीनियरली पेयर कर दिया. दिस इज हाउ नॉट द H2O मॉलिक्यूल लुक्स लाइक. तो हम बनाते हैं ऐसे हमारी सुविधा के लिए, क्योंकि हम एग्जैक्ट एंगल ड्रॉ नहीं कर सकते, इतना टाइम नहीं हमारे पास. बट एक्चुअल में इट डज नॉट लुक लाइक दिस. वो लीनियर फॉर्मेशन नहीं है आपका, वो एक पर्टिकुलर एंगल पे क्या है, एक दूसरे के साथ अरेंज है. सो इफ वी वांट टू सी दैट दिस इज द पर्टिकुलर एंगल है. तो जो आपके एक सेंट्रल एटम है जो बीच में सेंटर में है, उसके आसपास आपके क्या है, दूसरे जो एटम है हाइड्रोजन के, दे आर अरेंज एट दी 104.5 डिग्री पे आपके क्या है वो अरेंज है. तो हम डिग्री निकालते हैं कि 45 डिग्री है, 90 डिग्री है, क्या है. तो यहाँ पे दिस इज द एग्जैक्ट एंगल बिटवीन दी हाइड्रोजन एटम इन दी मॉलिक्यूल ऑफ वाटर. ठीक है, तो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में हाइड्रोजन लीनियरली अरेंज ना होके आपके क्या है 104.5 डिग्री पे क्या है अरेंज्ड है. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, तो एलिमेंट्स आर नॉट अरेंज लाइक दैट और द एटम्स आर नॉट अरेंज लाइक दैट, दे आर forming up angle between the orbital, right. नेक्स्ट इनको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, तो एक्सप्रेस करने के लिए पता है कि हम डिग्री में एक्सप्रेस करते हैं हमारे जितने भी बॉन्ड होते हैं, मतलब एंगल्स होते हैं, डिटरमाइंड बाय द स्पेक्ट्रोस्कोपी. अगेन ये भी कोई इजी टास्क नहीं है, कुछ हम इसको इजीली डिपेक्ट नहीं कर सकते, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करना पड़ेगा. ऑल्सो इट डिटरमाइन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल. ठीक है, तो इससे हमें शेप भी पता चलेगी, भी टेट्राहेड्रल है, ऑक्टागोनल शेप है, ट्राइगोनल शेप है, ये सारी क्या होती है, शेप्स होती हैं ऑफ द मॉलिक्यूल. तो फ्रॉम हियर वी विल ऑल्सो गेट द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल. अभी तक हमें क्या लगता था कि भाई लीनियर है या चलो मतलब एक सेंटर में और बाकी चारों ऊपर ऐसे लगे हुए हैं, बट इट हैज तो हर मॉलिक्यूल की क्या है अपनी एक शेप होगी. इट विल बी डिफाइंड बाय द एंगल. जिस एंगल पे आप अरेंज हो जाओगे तो एक पर्टिकुलर शेप आ जाएगी, एंड देन यू कैन टेल अबाउट द मॉलिक्यूल कि दिस इज द पर्टिकुलर शेप. तो ये नाम होते हैं टेट्रागोनल, ट्राइगोनल, ऑक्टाहेड्रल, दीज आर द नेम ऑफ द शेप. ठीक है, अभी हम इसको आगे डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में कि क्या क्या नाम रखेंगे. ठीक है, चलो बॉन्ड एंथैल्पी. अगेन बॉन्ड को तोड़ने के लिए भाई कितनी दोस्ती गहरी है पता चलेगा कैसे, कि जितनी ज्यादा एनर्जी लगेगी उतना गहरा बॉन्ड है. सो बॉन्ड एंथैल्पी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम्स इन अ गैसियस स्टेट. तो गैसियस स्टेट में 2 एटम अगर जुड़े हुए हैं उनको अलग करने के लिए, ठीक है, और हम एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड वैल्यू ले लेते हैं 1 मोल. तो 1 मोल एटम को अलग करने के लिए आपको कितनी एनर्जी लग रही है कंप्लीटली आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए. दो जुड़े हुए हैं मॉलिक्यूल, मतलब 2 एटम, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम जुड़े हुए, अब इनको कंप्लीटली अलग करके कितनी एनर्जी देनी पड़े आपको इसको अलग करने के लिए, दैट इज डिफाइंड एज द बॉन्ड एंथैल्पी, राइट. सो ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल था, जुड़ा हुआ था, अच्छा खासा था, किसी ने बीच में आग लगाई और ये क्या हो गए, अलग अलग हो गए. तो कितनी आग लगाई, इतनी आग लगाई. ठीक है, विच मीन्स इतनी बॉन्ड एंथैल्पी उसकी थी. ठीक है, तो इतनी बॉन्ड एंथैल्पी की एनर्जी आप दोगे या इतनी एनर्जी दोगे मॉलिक्यूल को, तो मॉलिक्यूल ब्रेक हो जाएगा इन दी एटॉमिक फॉर्म, राइट. इस तरीके से आपका फॉर मॉलिक्यूल कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड. तो ये तो क्या हो गया आपका सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे एक ही बॉन्ड था. अगर मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड हो तो क्या होगा, तो ये रहा आपका डबल बॉन्ड, तो आपकी एनर्जी क्या हो जाएगी और बढ़ जाएगी, राइट. अगर आपके पास 2 बॉन्ड है, पहले आप सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए थे तो आपको क्या लगा, कम एनर्जी लगी, राइट. जैसे आपका एक बॉन्ड और हो गया, मतलब आपके 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, राइट. इसका मतलब पहले इनकी दोस्ती उतनी ठीक, मतलब ओके थी कि चलो उतने स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है, दैट्स वाई कम एनर्जी लगी. फिर डबल बॉन्ड में हो गया और एनर्जी हो गई, और अगर ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा तो आप देख रहे हो यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी क्या हो गई, काफी ज्यादा है, एनर्जी आपको काफी ज्यादा देनी पड़ेगी क्योंकि आपको 3 बॉन्ड को ब्रेक करना है. सो दैट्स वाई वी कैन से दैट दिस इज द बॉन्ड. एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दी 1 मोल ऑफ अ बॉन्ड इनटू द गैसियस स्टेट. ठीक है, और बिटवीन द 2 एटम इन गैसियस स्टेट. तो इनको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, राइट.
ऑल्सो फॉर अ हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल, हेट्रोन्यूक्लियर मतलब जहाँ पे दो डिफरेंट न्यूक्लियस हो, मतलब दो डिफरेंट एटम जुड़े हुए हों। तो यहाँ पे क्या है, ये हाइड्रोजन और एक फ्लोरीन है। इन दोनों को तोड़ने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, एक पर्टिकुलर एनर्जी देनी पड़ेगी, राइट। ऑल्सो ये भी क्या है, हेट्रो एटॉमिक है, ये मतलब दो डिफरेंट टाइप के एटम जुड़े हुए हैं, तो सबकी अपनी अलग अलग एनर्जी होगी। दोनों में हाइड्रोजन है, बट जब हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है तो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है। हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ आया तो उसको थोड़ी कम एनर्जी लगी, बट ऑन द सेम पेज हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ आया तो थोड़ी और कम, हाइड्रोजन आयन के साथ आएगा और कम, एंड देन सो दिस इज द सीक्वेंस। देख रहे हो आप कि यहाँ पे दो डिफरेंट टाइप के एटम जुड़े हुए हैं, एंड हर एटम के साथ हाइड्रोजन की जो एंथैल्पी है वो अलग है। मतलब हर किसी के साथ एक तो बॉन्डिंग अलग होगी, तभी तो अलग अलग एनर्जी देनी पड़ रही है। अब मान लो आपके बहुत सारे दोस्त होते हैं, राइट। हमारा बहुत बड़ा सर्कल है दोस्तों का। कुछ हमारे कॉफ़ी वाले फ्रेंड्स होते हैं, कुछ हमारे मूवी वाले फ्रेंड्स होते हैं, कुछ हमारे पढ़ाई वाले फ्रेंड्स होते हैं, कुछ हमारे ऑलवेज रेडी वाले फ्रेंड होते हैं, कुछ हमारे पर्टिकुलरली क्या होता है, बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं कि भाई ये हमारा बेस्ट फ्रेंड वाला जोन है, ये मेरा कॉफ़ी वाला जोन है, ये मेरा मूवी वाला जोन है, ये आउटिंग वाला जोन है। तो ऐसे करके हमारे बहुत सारे सर्कल्स होते हैं, और हर सर्कल की सेम एनर्जी नहीं होती है, हर सर्कल की अपनी अपनी अलग अलग एनर्जी है। बेस्ट फ्रेंड को हम क्या करते हैं, अपने इनर सर्कल में रखते हैं कि भाई बेस्ट फ्रेंड है तो उसको हमारे बारे में सब पता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपने सर्कल डिवाइड किए हुए हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो हाइड्रोजन के क्या है, डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स हैं। हाइड्रोजन डिफरेंट एटम के साथ जुड़ता है तो सेम एनर्जी नहीं चाहिए उसे बॉन्ड के लिए। हाइड्रोजन अगर डिफरेंट एटम से जुड़ेगा तो उसको डिफरेंट एनर्जी लगेगी टू ब्रेक द बॉन्ड, ठीक है। अब फ्लोरीन बीइंग द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन क्या है, बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए उसको एटम से अलग करना, उसको हाइड्रोजन से अलग करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, काफी एनर्जी देनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू अदर। और जैसे जैसे आप देखो, ये क्या है, फ्लोरीन के बाद क्लोरीन उससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, ब्रोमीन उससे थोड़ा कम नेगेटिव, आयोडीन उससे सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, राइट। तो इन सब में कंपेयर करें तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से आप जुड़े हो उतनी ज्यादा आपको क्या करनी पड़ेगी, एनर्जी देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से आपके हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल में इस तरीके से एनर्जी देनी पड़ती है। ऑलराइट, now let's move forward with the polyatomic molecule. Measurement of bond strength is complicated. तो अगर आप पॉलीएटॉमिक आयन ले लोगे जिसमें एक से ज्यादा एटम, अभी तक हमने उन वाले मॉलिक्यूल की बात की जहाँ पे दो ही एटम इन्वॉल्व हो रहे हैं, या तो वो सेम है दोनों एटम या हेट्रोएटॉमिक है, ठीक है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एटम है बट दो ही एटम इन्वॉल्व है। व्हाट विल हैपन इफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर देन 2 एटम विल टेक प्लेस। सो इन दैट केस अगर हम H2O के मॉलिक्यूल को ही लें तो क्या होगा, क्या एक साथ ये दोनों टूट जाएंगे कि जैसे हमने एनर्जी तो इसने हाइड्रोजन को फ्री कर दिया, इस वाले हाइड्रोजन को भी फ्री कर दिया, ऐसा नहीं होता। एक एक करके इलेक्ट्रॉन निकलेगा। पहले क्या होगा, ये एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड तोड़ेगा, तो ऑक्सीजन ने पहले क्या किया, इस हाइड्रोजन को अलग कर दिया, अभी भी वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। सो इट रिक्वायर्ड सम एनर्जी। पहले ऑक्सीजन को हाइड्रोजन से अलग होने के लिए क्या हुआ, इतनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, बट अभी भी वो बॉन्डेड है, फ्री होना है उसे, तो क्या करेगा, फिर से वो क्या करेगा, थोड़ी और एनर्जी देनी पड़ेगी, यूटिलाइज करेगा एनर्जी को, एंड पहले से थोड़ी कम एनर्जी लग रही है क्योंकि पहले उसको 2 बॉन्ड थे जुड़े हुए, एक बॉन्ड उसने रिलीज कर दिया तो थोड़ा फ्री हो गया। अब वो क्या करेगा, इस वाले हाइड्रोजन को क्या करेगा, रिलीज कर देगा, एंड हेंस पॉलीएटॉमिक आयन में क्या होगा आपका, आप एक साथ नहीं बता सकते क्योंकि क्या हो रहा है आपका, धीरे धीरे एक एक एटम क्या हो रहा है, अलग अलग हो रहा है, राइट। एक एक एटम को अलग अलग एनर्जी लगेगी और ये एक साथ नहीं होता कि आपने मॉलिक्यूल को एनर्जी दी और उसने फटाक से क्या कर दिया, दोनों एटम को बाहर कर दिया, ऐसा नहीं होगा। एक एक करके एटम क्या होगा, बाहर निकलेगा। तो इन दैट केस जहां पे आपका क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, मतलब पार्टीशन में आपका क्या हो रहा है, एटम निकल रहे हैं या धीरे एक एक करके एटम क्या हो रहे हैं, डिटैच हो रहे हैं। सो इन दैट केस यू हैव टू कैलकुलेट द मीन एंड द एवरेज ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तो आपको दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, एक मीन निकालना पड़ेगा, देन यू कैन से दैट कि इस पूरे मॉलिक्यूल की बॉन्ड एंथैल्पी क्या है। सो हाउ टू कैलकुलेट द मीन, दोनों का सम करो डिवाइडेड बाय 2। तो उसको ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल बॉन्ड डिसोसिएटेड एंड टोटल बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रोकन, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड ब्रेक हुए। तो यहाँ अगर वाटर की बात करें तो आपके टोटल डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, पहले वाले में 502 एंड देन सेकंड में आपको 427 किलो जूल मोल इनवर्स, राइट। और कितने बॉन्ड ब्रेक हुए, 2। सो आपके एवरेज मीन वैल्यू के आगे फॉर द बॉन्ड एंथैल्पी इज 464.5 जूल, किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपका आ गया पूरा बॉन्ड एंथैल्पी फॉर द पॉलीएटॉमिक आयन। तो पॉलीएटॉमिक आयन में हमें मीन निकालना पड़ेगा। अगर आपके मोनो डायएटॉमिक है तो डायएटॉमिक में तो इजीली है, जो भी एनर्जी होगी वो एक बार में ही आपको पता चलेगी कितनी एनर्जी देनी है। यहाँ पे आपको मीन निकालना पड़ेगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन। सो दीज आर द पैरामीटर।
नाउ द लास्ट पैरामीटर दैट इज बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या है? नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन द टू एटम इन अ मॉलिक्यूल, कि भाई एक एटम का दूसरे एटम के साथ कितने नंबर ऑफ बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। एक एटम दूसरे एटम के साथ कितने नंबर ऑफ बॉन्ड बना रहा है? एक बना रहा है, सिंगल बॉन्ड बना रहा है, डबल बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा है। वी नीड टू चेक दैट एंड अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन डिफाइन द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ द मॉलिक्यूल, राइट। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये H2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हाइड्रोजन सिर्फ सिंगल बॉन्ड से एक दूसरे से बॉन्डेड है, सो दैट्स व्हाई बॉन्ड ऑर्डर इज 1। हियर दे आर बॉन्डेड विद 2 एटम्स, 2 एटम 2 बॉन्ड बना रहे हैं, डबल बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसलिए बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2। ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, दैट्स व्हाई बॉन्ड ऑर्डर 3 एंड ये भी ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो बॉन्ड ऑर्डर इज 3। तो इस तरीके से आपका क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर डिफाइंड होगा। नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल बिटवीन द एटम्स, राइट। बहुत ईजी है। चलो कुछ और बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूल है और द आयंस हैव द आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, तो ऐसे मॉलिक्यूल जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो, मॉलिक्यूल आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम तो हमने पढ़ा था, मतलब एटम जिनके पास क्या हो? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो क्या मॉलिक्यूल भी ऐसे हो सकते हैं? यस, मॉलिक्यूल कैन बी। कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होंगे ना जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे, या आयंस ऐसे होंगे जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होने वाले हैं? सेम। तो इन दैट केस उनका बॉन्ड ऑर्डर भी क्या होगा? सेम होगा, बिकॉज अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो लास्ट शेल में भी इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। अगर लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन सेम है तो वो सेम टाइप का ही बॉन्ड बनाएगा। लेट्स से उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है तो एक बॉन्ड बनाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन है 2 बॉन्ड बनाएगा, 3 इलेक्ट्रॉन 3 बॉन्ड बनाएगा। अगर 4 है तो 4 बॉन्ड बनाएगा। 4 बॉन्ड वैसे बनता नहीं है, एक साथ 4 बॉन्ड बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उसके बाद उधर अगर 5 इलेक्ट्रॉन है तो 8 माइनस 5 3, तो 3 बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरीके से हमने वैलेंसी का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, हमें पता है। सो यहाँ पे भी क्या होगा? आपके ऐसे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होते हैं, जैसे F2 और अगर O2 नेगेटिव की मैं बात करूँ, इन दोनों के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने? 18। दैट मीन इनके वैलेंस शेल में भी क्या होगा? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे। जब वैलेंस शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे तो इनके बॉन्ड बनाने का तरीका भी क्या होगा? सेम। सो दैट्स वाई अगर ये सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा अगर F2, तो ये भी क्या बनाएंगे? सिंगल बॉन्ड ही बनाएंगे। सो हियर द बॉन्ड ऑर्डर इज 1। इसका मतलब इसके हर एटम क्या होंगे? सिंगल बॉन्ड से एक दूसरे से अटैच्ड होंगे, राइट। हियर अगर नाइट्रोजन, देखो अब ये नॉर्मल मॉलिक्यूल है और कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें, दोनों के पास कितने हैं? सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये कैसे पेयर्ड होंगे? 3 बॉन्ड बना रहे होंगे। इनके एटम कैसे होंगे? ट्रिपल बॉन्ड बना के एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या होगा? C ट्रिपल बॉन्ड O और यहाँ पे होगा N ट्रिपल बॉन्ड N। तो इस तरीके से क्या होगा? ये आपके एग्जिस्ट करेंगे। तो इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? सेम है। सो दिस इज वन थिंग फॉर द बॉन्ड ऑर्डर, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो बॉन्ड ऑर्डर, अब अच्छा एक और बात है जो इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करने लायक है, कि अगर बॉन्ड ऑर्डर आपका ज़्यादा है, ठीक है, नंबर ऑफ बॉन्ड आप ज़्यादा बनाओगे तो आपको एनर्जी भी क्या देनी पड़ेगी? ज़्यादा देनी पड़ेगी। ये मैंने अभी डिस्कस किया था जब हम हाइड्रोजन का देख रहे, वो डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की हमने एनर्जी निकाली थी, बॉन्ड एंथैल्पी निकाली थी। तो सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी कम आई थी, डबल बॉन्ड की थोड़ी और ट्रिपल बॉन्ड की थोड़ी और, ठीक है। तो जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, इसका मतलब जितने ज़्यादा आप बॉन्ड बनाओगे, अगर आप सिंगल बॉन्ड बना रहे हो तो कुछ पर्टिकुलर एनर्जी, बट अगर आप डबल बॉन्ड बना रहे हो तो सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा एनर्जी आपको लगने वाली है। सो दिस इज the relation that when the bond order increases, bond enthalpy will also increase, और on the other hand bond length क्या होगी? bond length decrease हो जाएगी। Why? Because जितना ज़्यादा distance उतना easily आप क्या कर सकते हो? bond को तोड़ सकते हो। इसका मतलब उतनी जल्दी इसकी क्या हो जाएगी? उतनी कम एनर्जी लगेगी। तो bond length और bond enthalpy में क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। और इन दोनों में क्या है? डायरेक्ट रिलेशन है। तो बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड एंथैल्पी हैज द इनडायरेक्ट रिलेशन विद द बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ जितनी कम होगी उतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, जितना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उतना क्या हो जाएगा? उसको दूर करना मुश्किल है। तो तभी हम बोल सकते हैं कि जो आपका सिंगल बॉन्ड होता है उनके बीच में ज़्यादा डिस्टेंस है, सिंगल बॉन्ड में डिस्टेंस आता है। डबल बॉन्ड बनेगा तो डिस्टेंस कम हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा तो डिस्टेंस और कम हो जाएगा। तो इस तरीके से जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड एंथैल्पी क्या है? इसकी कुछ है, इसकी बॉन्ड एंथैल्पी और बढ़ गई, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड एंथैल्पी और ज़्यादा बढ़ गई। तो नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या हो रहा है? बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, पहले 1 है, 2 है, 3 है, तो बॉन्ड एनर्जी भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। बट बॉन्ड लेंथ अगर देखी जाए तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी है? बॉन्ड लेंथ अगर हम देखें, बॉन्ड लेंथ अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ आपकी सिंगल बॉन्ड की है,
फिर डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी कम हो गई और ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ क्या हो गई, काफ़ी कम। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ का जो ऑर्डर होगा या बॉन्ड लेंथ का जो ट्रेंड होगा वो इन दोनों से डिफरेंट होगा, इन दोनों के ऑपोजिट होगा। अगर ये दोनों बढ़ रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम होने वाली है। ऑलराइट, आई होप दिस इज क्लियर। तो ये थे हमारे 4 पैरामीटर टू नो दी बॉन्ड, द टाइप ऑफ बॉन्ड दैट दे विल एग्जिस्ट इन, और किस तरीके से उनको तोड़ना है, क्या उनकी लेंथ होने वाली है, रेडियस क्या होगी उनके बीच में एंगल क्या होगा, उनकी शेप कैसे डिफाइन करोगे। सो बाय नोइंग ऑल दीज 4 पैरामीटर यू कैन अंडरस्टैंड अ मॉलिक्यूल, कि भाई एक मॉलिक्यूल कैसे एग्जिस्ट करता है। तो जो सारी चीजें हमें बचपन में लगती थी ना कि भाई ये स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है मैम, ये एक्सेप्शन क्यों है, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन कब क्या बनेगा, तो यहाँ पे सारे आपको आंसर मिलने वाले, बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट द केमिकल बॉन्डिंग, कि भाई बॉन्ड कैसे बन रहा है, कैसे वो को एग्जिस्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमने ये जाना है कि बॉन्ड के क्या पैरामीटर है, क्या कंडीशन है, कैसे बॉन्ड बनेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आगे चलते हैं, अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 टू नेगेटिव आयन। अब इसको समझ लेते हैं वहां पे कि O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर क्या होने वाला है। तो यहाँ पे O2 मॉलिक्यूल ऐसे जुड़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या कर लिया है, दोनों ने एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर ली, दोनों ने अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में रख दिए, क्योंकि इसको भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है, 8 चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, इसको भी 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, राइट। तो इस तरीके से दोनों ने क्या कर लिया, पहले एक सिंगल बॉन्ड बनाया, ठीक है। सिंगल बॉन्ड बनाने से क्या हो रहा है, क्या काम चल रहा है इनका, चलेगा, क्योंकि बाहर से इनको 2 इलेक्ट्रॉन भी मिल गए हैं, 2 आयंस, क्यों, इस पे 2 नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। अगर आपका नॉर्मल ऑक्सीजन होगा तो उसके पास क्या होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, बट अगर वो नेगेटिव आयन बन जाए दैट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन और बाहर से आ गया, तो अब उसके पास टोटल कितने हैं, हर ऑक्सीजन के पास टोटल कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 इलेक्ट्रॉन उसके पास हैं, उसको अब कितना बॉन्ड बनाने की जरूरत है, सिर्फ एक ही बॉन्ड बनाने की जरूरत है। 7th इलेक्ट्रॉन को 8th में कन्वर्ट करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि 2 नेगेटिव आयन भी हैं उसके पास। तो इस तरीके से आप क्या करोगे, आपका स्ट्रक्चर बन जाएगा, राइट। और इसको आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर की हेल्प से भी बना सकते हो, जैसे हमने बनाया था कि अगर आपको O2 का स्ट्रक्चर बनाना है तो पहले O को लो, दोनों को सिंगल बॉन्ड से अटैच कर दो, अब इनके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लो, तो यहाँ पे टोटल नंबर इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे, 6 + 6, और यहाँ पे क्योंकि 2 नेगेटिव चार्ज है तो +2 हो जाएगा, दैट इज ये हो गया 12 + 14, ठीक है। अब बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, बॉन्ड इन्होंने कितने बनाए, यहाँ पे देखो 2 बॉन्ड बन रहे हैं ना, एक ही बॉन्ड बन रहा है, सॉरी अभी हमने क्या किया है, क्योंकि हम सिंगल बॉन्ड से अटैच करें, यहाँ पे एक बॉन्ड बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन 2 × 1 विच इज 2। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आपके कितने हो गए, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन विल बी 14 - 2, राइट, इट इज 12। अब 12 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, तो 12 इलेक्ट्रॉन क्या कर दो, असाइन कर दो दोनों ऑक्सीजन को, राइट। इस तरीके से इनका ऑक्टेट कंप्लीट कर दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसके पास भी कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव चार्ज किसके पास जाएगा, नेगेटिव चार्ज देखो दोनों के ऊपर क्या आ जाएगा, 1-1। अगर आप इसका फॉर्मल चार्ज निकालोगे, मैंने आपको फॉर्मल चार्ज निकालना सिखाया है, तो फॉर्मल चार्ज आप कैलकुलेट कर दोगे फॉर दिस ऑक्सीजन एंड फॉर दिस ऑक्सीजन, इट विल बी -1, तो दोनों के ऊपर क्या हो जाएगा, -1, तो ये हो जाएगा आपका फाइनल स्ट्रक्चर। दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल स्ट्रक्चर फॉर दी तो इसमें बॉन्ड ऑर्डर आपके पास क्या है, क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन रहा है, तो दिस इज द बॉन्ड ऑर्डर, तो 1 इज द बॉन्ड ऑर्डर फॉर दिस, राइट। बॉन्ड ऑर्डर भी निकल गया, उसके हिसाब से हमने लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी समझ लिया कि क्या इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर होने वाला है, राइट। ओके, नाउ लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड अबाउट द रेजोनेंस। ये क्या है, ये कौन सी चीज़ है जो हमने यहाँ पे एकदम डिफरेंट आ गई है। अभी तक तो हम तो बॉन्ड ऑर्डर पढ़ रहे थे, ये सब समझ में आ रहा है कि हम बॉन्ड की बातें कर रहे हैं, बॉन्ड लेंथ क्या होती है, बॉन्ड एंथैल्पी क्या है, थोड़ा शब्दों को हम रिलेट कर पा रहे हैं, बट रेजोनेंस तो बिल्कुल ही डिफरेंट लग रहा है, ये तो कुछ नई चिड़िया लग रही है जिसको हमें जानने की जरूरत है। तो येस, दिस इज समथिंग विच यू हैव नॉट इमेजिन अभी, तो इसको एक बार देखते हैं कि ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट हमें किस चीज़ के बारे में बताने वाला है, राइट। सो रेजोनेंस इज व्हाट, अगर हम लुईस स्ट्रक्चर देखें ऑफ द CO2 CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट आयन का अगर आप लुईस स्ट्रक्चर बनाओगे, ठीक है, सो इट विल लुक लाइक दिस। लुईस स्ट्रक्चर मैंने आपको सिखाया है, राइट। इफ यू विल मेक द लुईस स्ट्रक्चर, तो आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मिलने वाला है, राइट, ठीक है। तो अब क्या है कि ये वाले ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से है, ये इस पे क्या हो रहा है, आपका नेगेटिव चार्ज लगा दिया है, बट क्या हम इसको ऐसे भी अज्यूम कर सकते हैं, कैन वी अज्यूम इट लाइक दिस, कि जो ऊपर वाले ऑक्सीजन है उसको मैंने क्या कर दिया, सिंगल बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज लगा दिया, इस वाले ऑक्सीजन को क्या दे दिया, डबल बॉन्ड दे दिया। हम ये कर सकते हैं, येस इट इज पॉसिबल। देन
क्या हम ऐसा कर सकते हैं? क्योंकि देखो क्या हुआ, पहले इसको सिंगल डबल बॉन्ड दिया तो ये दोनों दुखी हो गए कि अरे यार हमें नहीं मिला डबल बॉन्ड, तो हमने कहा चलो ठीक है इस बार तुमको डबल बॉन्ड दे देते हैं, तो ये दोनों दुखी हो गए। फिर उसने बोला कि मेरा तो नंबर ही नहीं आया थर्ड वाले का, हमने कहा चलो तुम्हारे पास भी एक स्ट्रक्चर पॉसिबल बना के देख लेते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड दे दिया, बाकी दोनों को नेगेटिव बॉन्ड दे दिया। तो अब देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर कितने पॉसिबल है, यहाँ पे कितने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन रहे हैं, 3 लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम इसमें से किसको सही माने, ठीक है, क्या सारे स्ट्रक्चर करेक्ट हैं? अगर आर ऑल द स्ट्रक्चर आर करेक्ट और विच स्ट्रक्चर इज करेक्ट, तो 2 क्वेश्चन हमारे पास, क्या ये सारे स्ट्रक्चर करेक्ट हैं, और अगर हैं तो चलो अच्छी बात है सारे करेक्ट हैं, और या फिर अगर नहीं है तो कौन सा वाला करेक्ट माना जाए, क्या ये फर्स्ट वाला करेक्ट माने, बी वाला करेक्ट माने या सी वाला करेक्ट माने। तो ऐसे हमने कुछ स्ट्रक्चर देखे जहाँ पे ये हमें क्या दिख रही है, प्रॉब्लम दिखाई दे रही है कि भाई एक पर्टिकुलर लुईस डॉट स्ट्रक्चर पे मल्टीपल आपको क्या मिलेंगे, फॉर्मेट्स मिल जाएंगे। जैसे आइसोमेरिज्म होता है ना कि एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे डिफरेंट स्ट्रक्चर पॉसिबल होते हैं, ऐसा ही समझ लो कि कुछ कॉन्सेप्ट है कि आपके क्या आ रहे हैं, एक ही मॉलिक्यूल, ये आपका क्या है, आपका एक पॉलीएटॉमिक आयन है, इसके 3 टाइप के स्ट्रक्चर बन सकते हैं। अब इसमें से किसको करेक्ट माने, ये हमारे पास कंडीशन आ रही है कि भाई इसमें से कोई एक ही करेक्ट होने वाला है। सो इन दैट केस हमने क्या किया, रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाया, हमने इसको क्या किया, रेजोनेंस हाइब्रिड में कन्वर्ट किया। कैसे, क्यों किया, बिकॉज व्हेन अ सिंगल लुईस स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन अ मॉलिक्यूल एक्यूरेटली, क्योंकि अगर आप एक ही स्ट्रक्चर उसमें से उठा लोगे तो वो मॉलिक्यूल को एक्यूरेटली एक्सप्लेन नहीं कर सकता, राइट। अगर आपने एक बहुत कॉमन सा एग्जांपल है जो हमने 10th क्लास से सुनता है, बेंजीन रिंग किसी ने देखी है? बेंजीन रिंग में भी यही ऐसा होता है कन्फ्यूजन कि मैम वो डबल बॉन्ड हम कहाँ लगाएं, क्या हम डबल बॉन्ड यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, यहाँ लगाएं, ठीक है। ऑल्सो आप डबल बॉन्ड को ऐसे भी लगा सकते हो, जरूरी थोड़ा ना कि यहीं पे लगेगा, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी लग सकता है, ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड यहाँ भी लग सकता है और यहाँ भी आ सकता है, राइट। उसके बाद हमने क्या किया, छोड़ो भाई इनमें कंफ्यूजन क्या होना, उसको एक ऐसा स्ट्रक्चर असाइन कर दिया। फाइनली उसको स्ट्रक्चर कैसा बना दिया, ऐसा बना दिया हमने कुछ, राइट। तो इसको बोलते हैं बेंजीन रिंग। रिंग स्ट्रक्चर कैसा है, क्योंकि ये डबल बॉन्ड क्या है, कहीं पे भी आ सकते हैं। ये जो हमने ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड पढ़े हैं वो हमारे क्या हो सकते हैं, कहीं पे भी पॉसिबल हैं। तो एक्चुअली बेंजीन रिंग क्यों बोला जाता है, क्योंकि रिंग जैसा स्ट्रक्चर क्यों है, क्योंकि डबल बॉन्ड क्या कर रहा है, घूम रहा है, वो कहीं पे भी शिफ्ट हो सकता है। इट कुड बी, इट नॉट, इट उसका प्लेस क्या है, डिफाइंड नहीं है कि भाई वो यहीं पे ही लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा या कहीं पे भी, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले भी देख चुके हैं। तो रेजोनेंस क्या करता है, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कि जब भी किसी एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल के लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेंगे तो कौन से स्ट्रक्चर को सही मानना चाहिए, क्या उसको हम कन्वर्ट करके किसी एक फॉर्मेट में दे सकते हैं उसका आंसर। तो येस, we can do that. So here we use canonical and the hybrid structure of the molecule. हम क्या करते हैं, उसके कुछ canonical और hybrid structure बनाते हैं। अगर यहाँ कहीं पे भी ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है कि मल्टीपल स्ट्रक्चर पॉसिबल है, then we will make a canonical structure. Canonical structure मतलब जो पॉसिबल स्ट्रक्चर है, जैसे हमने यहाँ पे ABC स्ट्रक्चर बनाया था अभी लास्ट एग्जाम्पल में, that are what they, वो क्या है उसके canonical, मतलब वो पॉसिबल स्ट्रक्चर है। उसको फिर हम क्या करेंगे, उन सबको कंबाइन करके क्या कर देंगे, एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना देंगे, राइट। सो हियर यू कैन सी एक O3 मॉलिक्यूल लिया हमने, O3 ओजोन लिया, उसका मॉलिक्यूल लिया, उसका स्ट्रक्चर देखने की कोशिश की। सो इट लुक लाइक दिस। तो अब डबल बॉन्ड जरूरी नहीं है कि यहीं पे रहे, डबल बॉन्ड कैन बी शिफ्टेड हियर, डबल बॉन्ड यहाँ भी आ सकता है, राइट। अब ये दोनों ही पॉसिबल स्ट्रक्चर है, तो ये क्या है, कैनोनिकल्स फॉर्म। जो पॉसिबल स्ट्रक्चर होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, राइट। सो कैनोनिकल स्ट्रक्चर और द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, वी कॉल देम कैनोनिकल और रेजोनेंस स्ट्रक्चर। नाउ हम इन दोनों में से किसे सही कंसीडर करें, तो हमने क्या, छोड़ो हटाओ, इन दोनों को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम क्या करेंगे, थर्ड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाएंगे जो दोनों को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो इस ऐसा करने से क्या हुआ, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड था तो ये दुखी हो गया, ठीक है, ये क्या है, हैप्पी है, तो ये सैड हो गया कि भाई मुझे डबल बॉन्ड क्यों नहीं दिया। फिर हमने कहा चलो ठीक है तुम डबल बॉन्ड ले ले, तो ये तो खुश हो गया, ये क्या हो गया, ये अनहैप्पी हो गया कि भाई नहीं मैं खुश नहीं हूँ इस बात से, तुमने उसको डबल बॉन्ड दे दिया, राइट। तो अब क्या करें, अब हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे दोनों खुश हो जाए। तो हमने क्या किया, इस डबल बॉन्ड को डॉटेड लाइन से शो कर दिया। इसका मतलब क्या है कि अब जो पाई बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, वो क्या हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, वो कभी फर्स्ट ऑप्शन के पास जा रहा है, कभी सेकेंड ऑप्शन। तो अब इस केस में क्या हो गया, दोनों खुश हो गए, क्योंकि एक बार तो उसके पास आ रहा होगा, तो दोनों ही क्या हो गए, ऑक्सीजन एटम खुश हो गए। क्यों, क्योंकि दोनों के पास क्या आ रहा है,
अब इलेक्ट्रॉन वो पाई बॉन्ड आ रहा है और दोनों के ऊपर ही नेगेटिव चार्ज भी आ रहा है। तो यहाँ पे देखो पहले इस नॉट नेगेटिव चार्ज यहाँ पे नहीं था, तो दोनों के पास पाई बॉन्ड आएगा, एक एक करके घूमता रहेगा वो। सो दैट्स हाउ बोथ ऑक्सीजन एटम आर हैप्पी नाउ एंड दिस विल मेक अ गुड स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें ऐसा फाइनल स्ट्रक्चर मिल गया जो क्या कर रहा है, जिससे हमें कंफ्यूजन नहीं होगा, जिससे हमें ये पता चल रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या कर रहा है, रोटेट करेगा, घूमता रहेगा, ठीक है, डायरेक्शनल हो गया। सो इस तरीके से रेजोनेंस हाइब्रिड हमें मिल जाती है। तो दिस इज अ हाइब्रिड स्ट्रक्चर, मिक्सचर ऑफ बोथ। पहले हमारे पास ये हमारे पास दो पॉसिबल स्ट्रक्चर थे, इसका क्या कर दिया हमने, एक हाइब्रिड बना दिया, इन दोनों को कंबाइन करके एक फाइनल स्ट्रक्चर बना दिया विच इज सेटिस्फाइंग द ऑल एटम, जो हमारे कंफ्यूजन को क्या कर रहा है, दूर कर रहा है। एंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज नोन एज रेजोनेंस हाइब्रिड। ओके, आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीवन। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास दो डिफरेंट मॉलिक्यूल थे, इसको हमने क्या कर दिया, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल, दो डिफरेंट स्ट्रक्चर है हमारे पास, दो कैनोनिकल फॉर्म है, बट एनर्जी क्या है दोनों की, सिमिलर है, ठीक है। पोजीशन भी क्या है दोनों की न्यूक्लियाई की, सिमिलर है। ऑल्सो सेम बॉन्डिंग एंड सेम नॉन बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे है। तो जब हम दोनों को कंबाइन करेंगे और हमारा रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा, या हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर कब पॉसिबल है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा कि आप रेजोनेंस हाइब्रिड कब बना सकते हो, जब आपका क्या हो, सिमिलर एनर्जी हो। तो यहाँ पे देखो, आप देख पाओगे ये भी लेंथ भी आपकी सिमिलर है, एनर्जी भी आपकी, क्योंकि बॉन्ड पेयर सब कुछ सेम है यहाँ पे। तो इन दोनों स्ट्रक्चर की एनर्जी भी सिमिलर है, इनकी पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियाई भी सिमिलर है। ऑल्सो कौन से एटम से बॉन्ड बना रहे हैं, कितने बॉन्ड, जैसे यहाँ पे भी डबल बॉन्ड बन रहा है, इसमें भी एक डबल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे भी एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे भी एक सिंगल बॉन्ड बन रहा है। तो इस तरीके से एवरीथिंग इज सिमिलर। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर के दोनों जो पॉसिबिलिटीज हैं उसमें सिमिलैरिटी होने की वजह से हम क्या कर सकते हैं, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक फॉर्म में, एक फॉर्मेट में, कि भाई ये आ गया आपके एक फाइनल फॉर्मेट, ठीक है। अगर आपके दो सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे, डिफरेंट स्ट्रक्चर बन रहे हैं, देन यू कैन नॉट डू दैट। जैसे कि आइसोमेरिज्म, यही तो कॉन्सेप्ट है। आइसोमेरिज्म में आप क्या देखते हो, आपको सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं मिलता, आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर मिलता है। कभी आपकी स्ट्रेट चेन बनती है तो कभी ब्रांच चेन बनती है, राइट। सो बट हेयर यू कैन सी ऑल, एनर्जी भी सेम है, पोजीशन भी सेम है, बॉन्डिंग भी सेम है। तो किसको कंसीडर सही किया जाए, तो इसका हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट करके एक रेजोनेंट हाइब्रिड बना दिया, रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना दिया। नाउ वी विल फॉलो दैट ओनली, ठीक है। अब मिसकंसेप्शन ऑफ रेजोनेंस क्या है, ठीक है, मतलब हम ऐसी कौन सी बात है जिसको हम मिसकंसेप्ट कर ले, मतलब हमारा ये मिसकंसेप्शन है, हमने सोच लिए कि ऐसा कुछ होता होगा, राइट। तो पहला मिसकंसेप्शन क्या है कि कैनोनिकल फॉर्म्स हैव नो रियल एग्जिस्टेंस, राइट। सो कैनोनिकल फॉर्म की कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब एक्चुअल में कोई कैनोनिकल फॉर्म एग्जिस्ट करती नहीं है। ये जो हम कंफ्यूज हो रहे थे ना कि ए स्ट्रक्चर पॉसिबल है, बी स्ट्रक्चर पॉसिबल है, एक्चुअल में वो स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं होते। वो तो हम अपनी थिंकिंग के थ्रू या एज अ रिटन फॉर्म हम जब बनाते हैं स्ट्रक्चर, तो हम सोचते हैं कि यार ए स्ट्रक्चर भी पॉसिबल है, बी, तो ओनली इन थ्योरेटिकल बेसिस, ठीक है। हम थ्योरी में बस उसको ड्रॉ कर सकते हैं, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ होता ही नहीं है कि दो स्ट्रक्चर पॉसिबल है और फिर उनको कंबाइन करके हमने एक बना दिया। ये हमारे सिर्फ थ्योरेटिकल अप्रोच है। तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर हैज नो रियल एग्जिस्ट, मतलब ऐसा नहीं होता है कि एक बार इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहा है, एक बार, मतलब आपका क्या है कि वो जो एक स्ट्रक्चर हमने देखा था ना कि एक में इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव आयन, एक में इसके ऊपर नेगेटिव आयन, एक्चुअली वैसा नहीं होता है, ये शिफ्ट होता रहता है नेगेटिव आयन, इसका मतलब दोनों पे है। तो कभी डबल बॉन्ड यहाँ है, कभी डबल, तो ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, ना कि दो कैनोनिकल फॉर्म में होता है फिर वो कंबाइन होकर सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट होती है, राइट। सो कैनोनिकल फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करते, वो बस थ्योरी में एग्जिस्ट कर रहे हैं समझने के लिए कि भाई दो पॉसिबल स्ट्रक्चर थे, इसके लिए हमने इसको क्या कर दिया, एक रेजोनेंट हाइब्रिड बना दिया। बट एक्चुअल में आपका जो मॉलिक्यूल है वो रेजोनेंस हाइब्रिड की फॉर्म में ही एग्जिस्ट करता है। उसको समझने के लिए हम वहां तक गए, राइट, कि हमने कैनोनिकल फॉर्म बनाए। सेकंड आपका मिसकंसेप्शन क्या है, डू नॉट एग्जिस्ट फॉर अ सर्टेन फ्रैक्शन ऑफ टाइम in one canonical form and for the other fraction of time in the other canonical form। ऐसा नहीं होता है कि थोड़े टाइम के लिए आपका मॉलिक्यूल एक स्ट्रक्चर में रहेगा, थोड़े टाइम के लिए आपका मॉलिक्यूल एक कैनोनिकल फॉर्म। जब कैनोनिकल फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी तो क्या फ्रैक्शन ऑफ टाइम में एग्जिस्ट हम सोच सकते हैं। सो देयर इज नो फ्रैक्शन ऑफ टाइम कि भाई आपका एक फ्रैक्शन ऑफ टाइम है, वो मॉलिक्यूल ऐसा दिख रहा था, फिर वो चेंज होकर क्या हो रहा है, दूसरे मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है। नो, वो क्या हो रहा है, कॉन्टिन्यूसली आपका ऐसे चेंज नहीं हो रहा है, वो हाइब्रिड की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है कि जो आपका डबल बॉन्ड है वो शिफ्ट ही होता रहेगा, कभी इधर जाएगा कभी उधर जाएगा, राइट। सो दे आर नॉट एग्जिस्ट फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम, फ्रैक्शन ऑफ टाइम में एग्जिस्ट, क्योंकि वो कैनोनिकल फॉर्म आपकी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही है, राइट। थर्ड, there is no such equilibrium between the canonical form as we have
seen between the tautomeric form keto and enol in a tautomerism। तो tautomerism में आपका देखा गया है कि ऐसी कोई इक्विलिब्रियम डिस्टेंस नहीं है, there is no such equilibrium distance between the canonical form, ठीक है, कोई इनके बीच में ऐसा इक्विलिब्रियम डिस्टेंस नहीं है। they will like the tautomerism, tautomerism हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सो अभी फिलहाल देख लेते हैं कि यहाँ पे कैनोनिकल फॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, दैट्स वाई कोई इक्विलिब्रियम डिस्टेंस भी नहीं होगा, राइट। सो दिस इज द अनदर मिसकंसेप्शन ऑफ द, बिकॉज कैनोनिकल फॉर्म्स आर नॉट एग्जिस्टिंग। एंड देन थर्ड, क्या आप जो ये देख रहे हो ना कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनना है एलाइल कार्बोनेशन का, तो उसका रेजोनेंस हाइब्रिड हमने बना दिया ऐसे। देन उसके बाद हमने ये ले लिया स्ट्रक्चर जहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर एसीटेट आयन है, ठीक है। तो दीज आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और द कैनोनिकल स्ट्रक्चर, और उसको हमने कन्वर्ट किया रेजोनेंस हाइब्रिड में। तो एक्चुअल में ये होते ही नहीं है, ये सिर्फ हमारे मिसकंसेप्शन है, ये सिर्फ हमने सोचने के लिए समझने के लिए ये बनाया है। दिस डज नॉट एग्जिस्ट, योर मॉलिक्यूल विल एग्जिस्ट ओनली लाइक दैट। ये पहले से ही क्या होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड की फॉर्म में होते हैं। सो दे कैन नॉट एज सच बी डिपिक्टेड बाय अ सिंगल स्ट्रक्चर, एक सिंगल स्ट्रक्चर में कभी होता ही नहीं है, इसलिए हम इसको सिंगल स्ट्रक्चर की तरह डिपिक्ट नहीं कर सकते। तो कैनोनिकल फॉर्म, दैट्स व्हाई दे हैव सेड ना पहले ही आपके मिसकंसेप्शन में, दैट दे हैव नो रियल एग्जिस्टेंस, दे ओनली एग्जिस्ट एज वन स्ट्रक्चर। ये आपके हमेशा एक सिंगल स्ट्रक्चर में ही आते हैं ऐसे मॉलिक्यूल, और इसको क्या बोलेंगे, सिंगल हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो ये एक ही स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करते हैं, विच इज लाइक दैट, नॉट लाइक दैट, राइट। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द रेजोनेंस। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके इस तरीके से बनेंगे, और दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। कि जब आपको कंफ्यूजन हो कि एक्स होगा इसका स्ट्रक्चर या बाई होगा, तो आपने उसको मिला के क्या बना लिया, एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन गया है। एंड नाउ इससे क्या होगा, जो एटम्स होंगे वो सेटिस्फाई रहेंगे, कोई भी डबल बॉन्ड किसी एक साइड नहीं रहेगा, वो शिफ्ट होता रहेगा, राइट। जैसे कि बेंजीन रिंग में क्या होता है, वो शिफ्ट होता रहता है। ऑल राइट, सो लेट्स जस्ट अंडरस्टैंड द डाइपोल मोमेंट नाउ, कि डाइपोल मोमेंट नाम की क्या चिड़िया है, इसका क्या रोल है हमारे केमिकल बॉन्डिंग में, राइट। सो actually dipole moment describe that no bond or a compound is completely covalent or ionic। तो अभी तक तो हमें मैम ने ये बताया था कि मैम आयनिक बॉन्ड बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, जहाँ पे ट्रांसफर होगा वो आयनिक बॉन्ड होगा, उसके आयनिक करेक्टर होंगे। आयनिक कंपाउंड के हमने करेक्टर भी पढ़े थे कि भाई वो सॉलिड फॉर्म में मिलते हैं आपको, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, सॉल्युबल इन पोलर कंपाउंड, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड नॉन कोवेलेंट बॉन्ड क्या, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड क्या होंगे, आपके शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेंगे, वो आपके लिक्विड और गैसियस स्टेट में मिलते हैं। नॉन सॉल्युबल इन आयनिक पोलर कंपाउंड, ऐसी हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। बट यहाँ पे ये क्या हो गया है, दिस इज नॉट ट्रू, कि आप ये नहीं कह सकते कि कोई कंपाउंड कंप्लीटली क्या है आपका कोवेलेंट है और एक कंपाउंड क्या है कंप्लीटली आयनिक है। सो वी कैन नॉट से दैट, इंस्टेड वी कैन से कि कौन सा कैरेक्टर ज्यादा है, क्या उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है तो हम उसको ओवरऑल क्या मान लेंगे, आयनिक कंपाउंड मान लेंगे। अगर उसके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है तो हम उसको क्या मान लेंगे, ओवरऑल एक कोवेलेंट कंपाउंड मान लेंगे। बट ऐसा नहीं कह सकते कि भाई उसके अंदर बिल्कुल भी आयनिक कैरेक्टर नहीं होगा, कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर उसके अंदर आ रहा होगा। एंड दैट आयनिक कैरेक्टर विल डिफाइंड बाय द डाइपोल मोमेंट। तो उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बाय नोइंग द डाइपोल मोमेंट। सो एज वी नो दैट नो बॉन्ड और अ कंपाउंड इज ईदर कंप्लीटली कोवेलेंट और आयनिक। तो जैसे कि आप जान रहे हो यहाँ पे हमारे पास दो टाइप ऑफ बॉन्ड बन रहे हैं, एक है हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, सॉरी एक यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। इधर आयनिक बॉन्ड बन रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, राइट। दो टाइप के बॉन्ड बने हैं, बट दे आर नॉट कंप्लीटली आयनिक और कंप्लीटली कोवेलेंट, राइट। ऑल्सो हमने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़े थे, वहां पे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताना था, पोलैरिटी इन बॉन्ड्स। तो पोलैरिटी क्या होती है कि भाई जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो किस तरफ है, क्या वो दोनों के पास इक्वली शेयर्ड है या किसी एक की तरफ ज्यादा झुक रहा है और किसी एक की तरफ कम है, राइट। तो ये इससे क्या डिफाइन होती है आपकी पोलैरिटी। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और द नॉन कोवेलेंट और द पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि पोलर कंपाउंड होते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड होते हैं, जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे और कैरेक्टर पढ़ रहे थे ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड, तो वहाँ पे हमने पाया था कि भाई ये क्या है, सॉल्युबल इन नॉन पोलर
कंपाउंड, ठीक है। तो नॉन पोलर कंपाउंड क्या होंगे, पोलैरिटी कैसे डिफाइन होगी, तो आपको पता है कि भाई जब आपके दो मेटल्स क्या होंगे एक साथ जुड़े होंगे, लेट्स से हाइड्रोजन और कार्बन एक साथ हैं, अब इनके बीच में पोलैरिटी कैसी है, क्या कोई एक एलिमेंट अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच रहा है, सो वो हमें देखना पड़ेगा कि भाई वो डिपेंड करेगा इनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। तो हम जानते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है। तो अगर ये CH4 मॉलिक्यूल बना रहा है तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो दोनों में क्या है, आपस में इक्वली शेयर्ड है, वो किसी एक तरफ शिफ्ट नहीं हो रहा है। तो जब आपके पोलैरिटी क्या होने वाली है, सेम होने वाली है, इसका मतलब दोनों एलिमेंट क्या होने वाले हैं, या दोनों एटम क्या होंगे, अगर आपके सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन पोलर कंपाउंड बोलने वाले हैं। एंड व्हाट अबाउट द पोलर कंपाउंड, पोलर कंपाउंड या पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा कि अगर किसी एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या होने वाला है आपका कि लेट्स से आप नाइट्रोजन का एग्जांपल ले लो, NO2 का एग्जांपल ले लो, तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है, बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो वो क्या करेगा, नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अपनी तरफ खींच लेगा। तो जब भी दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट साथ में जुड़ के मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं, उसको हम बोलेंगे पोलर टाइप ऑफ कंपाउंड। वाटर आप देख लो, वाटर भी इसका एग्जाम्पल है। वाटर में क्या होगा, ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या करेगा, जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको क्या करेगा, आफ्टर सम टाइम, पहले तो शेयरिंग कर लेगा, ठीक है, शेयरिंग करके क्या रख लेगा, एक कॉमन ऑर्बिटल में आ जाएंगे, फिर धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, दे विल शिफ्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन एंड हेंस इट विल बिकम अ पोलर कंपाउंड। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, पोलर, वाटर विल बिकम अ पोलर कंपाउंड। व्हाई, बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हैज डिफरेंट, बोथ द एटम हैज डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में काफी डिफरेंस है। जो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन से काफी कम है। हियर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द बोथ द कंपाउंड इज ऑलमोस्ट इक्वल, इन दोनों के ऑलमोस्ट क्या है, इक्वल। तो जब इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट जुड़ते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं और कोवेलेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल बनाते हैं, सो दे विल कैटेगराइज इनटू टू फॉर्म्स। पहली कैटेगरी है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा, जब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, जब दोनों में से कोई भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को एक तरफ शिफ्ट नहीं कर रहा होगा, अपनी तरफ नहीं खींच रहा होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या है, बीच में है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर कोई भी एटम ऐसा जुड़ गया, आपके दो एटम मॉलिक्यूल बना रहे हैं, उसमें से कोई एक एलिमेंट भी क्या हो गया, चालाक निकल गया या ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव निकल गया, तो एज कंपेयर टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में कौन ज्यादा आपका क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो ये पहले तो शेयरिंग करेगा बट बाद में इसके इलेक्ट्रॉन को, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, पोलराइजेशन किस तरफ हो जाएगा आपका, हाइड्रोजन की तरफ। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज नोन एज पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। आई होप दिस इज क्लियर कि दो टाइप के कोवेलेंट कंपाउंड होंगे, पोलर एंड नॉन पोलर, राइट। नाउ लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड, विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइपोल मूवमेंट। क्या आप ये निकालोगे कैसे, ये जो मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का और जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो रहा है दूसरी तरफ, ये मूवमेंट की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, इसको कैसे पता करने वाले हैं, राइट। नाउ इफ वी टॉक अबाउट दीज टू मॉलिक्यूल, यहाँ पे ए बॉन्ड बना रहा है, बी बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। दैट मीन्स ये दोनों सेम एटम है, यहाँ पे भी सेम एटम आपस में क्या कर रहे हैं, शेयरिंग करके बॉन्ड बना रहे हैं। सो व्हेन दे विल मेक बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन शेयर हो जाएंगे। अब अगर आप इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को ऑब्जर्व करो तो नॉन पोलर टाइप ऑफ कंपाउंड है। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर या तो सेम एटम ज्वाइन करें या सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले एलिमेंट अगर ज्वाइन करते हैं या एटम ज्वाइन करते हैं, दे विल फॉर्म नॉन पोलर कंपाउंड। इसका मतलब है इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या रहने वाला है, बीच में रहने वाला है, इट विल नॉट शिफ्ट टुवर्ड्स वन साइड। तो ये एक साइड क्या होगा, शिफ्ट नहीं होगा, राइट। तो अगर आप देखोगे ऐसे और भी बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, फ्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल है, क्लोरीन गैस का मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल है, N2 मॉलिक्यूल है, ये सारे क्या हैं आपके नॉन पोलर कंपाउंड है। व्हाई, बिकॉज सेम एटम आर शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन। तो दोनों अगर सेम एटम है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होने वाली है, सेम। तो कोई भी एक भी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट नहीं कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या रहेगा, सेम बीच में रहेगा, एक जगह रहेगा, ठीक है। बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप क्या करोगे, कोई ऐसे दो एलिमेंट ले लो जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है, काफी डिफरेंस है। नाउ वी हैव टेकन ए एंड बी एलिमेंट,
ठीक है। अब ये क्या है, ये शेयरिंग कर रहा है, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो क्या होगा, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, चालाक है, वो क्या करेगा, पहले तो शेयरिंग करेगा कि हाँ भाई शेयरिंग करके ना दोनों अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, पहले अपना ऑक्टेट कंप्लीट किया शेयरिंग करके। नाउ धीरे धीरे देख रहे हो आप, धीरे धीरे चालाकी से ये क्या कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ले जा रहा है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन अब इसकी तरफ आ गया, इसके पूरे ऑर्बिटल में आ गया, तो ये क्या हो गए, अब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो गया ना धीरे धीरे। पहले तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ था, तो एक कोवेलेंट बॉन्ड बन गए। तो अभी क्या है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं आया, बट धीरे धीरे जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इसके पास जाता जाएगा, खींचता रहेगा इलेक्ट्रॉन को, एंड बाय द टाइम क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन इसके क्या हो गया, ऑर्बिटल में आ गया। नाउ दे विल गेन अ फॉर्मल चार्ज, इनके ऊपर क्या आ जाएगा, एक फॉर्मल चार्ज आ जाएगा। इट विल गेन द पॉजिटिव आयन, क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तो इस पे क्या आ गया, ए एटम पे आ गया पॉजिटिव चार्ज और बी एटम पे आ गया नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया, इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया तो नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या आ गया, एक फॉर्मल चार्ज आ गया आपके एटम के ऊपर, एंड दैट्स हाउ दिस टाइप ऑफ कंपाउंड इज नोन एज पोलर कोवेलेंट कंपाउंड। अब आप कह सकते हो क्या ये पूरा कोवेलेंट कंपाउंड था, क्योंकि स्टार्टिंग में जब ये जुड़ा था तो ये शेयरिंग करके जुड़ा था, तो हमें तो लगा कि भाई ये पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, बट इसके अंदर कुछ कैरेक्टर किसके हैं, आयनिक कंपाउंड की भी है। वाई, बिकॉज इट इज फॉर्मिंग आयन एज वेल। यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज भी डेवलप हो रहा है आफ्टर सम टाइम। सो दैट्स हाउ वी कैन से दैट दिस टाइप ऑफ कंपाउंड, ये कंप्लीटली ना तो कोवेलेंट है और ना ही कंप्लीटली आयनिक है, इसमें दोनों कैरेक्टर देखे जा रहे हैं। बस हम इसको प्रॉपरली कैसे नेम करेंगे, उसको पूरा कैसे बोलेंगे कि किस टाइप का कैरेक्टर है, जो ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा कैरेक्टर होगा, वो उस पूरे कंपाउंड का क्या करेगा, नेचर डिसाइड करेगा, राइट। सो यहाँ पे हमें क्या मिला, एक कॉन्सेप्ट मिला है कि कोवेलेंट कंपाउंड दो टाइप के होंगे, पोलर एंड नॉन पोलर, राइट। अब ये सारे क्या है आपके पोलर कंपाउंड, HCl भी आपका क्या है, एक पोलर कंपाउंड है। उसके बाद SH2 भी आपका क्या है, पोलर कंपाउंड है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सल्फर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, तो ये क्या करेगा, उसके इलेक्ट्रॉन को धीरे धीरे अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। देन वी हैव OH2, ये भी क्या होगा आपका, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। एंड देन वी हैव द मॉलिक्यूल फाइनली NF3 में भी आपका ये होने वाला है कि धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आपका उधर चला जाएगा, नाइट्रोजन के पास चला जाएगा। नाइट्रोजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को बीइंग मोर नो, यहाँ पे क्या होने वाला है, नॉट नाइट्रोजन, फ्लोरीन आपका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ और उसका पोलराइजेशन हो जाएगा टुवर्ड्स द फ्लोरीन। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, टुवर्ड्स द फ्लोरीन। सो दिस इज हाउ पोलर कंपाउंड्स वर्क्स। तो जो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, दे विल गेन द नेगेटिव चार्ज, एंड द एलिमेंट विच विल लूज देयर इलेक्ट्रॉन, जिनका जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जो अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट होने दे रहे हैं, दे विल गेन अ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, एक फॉर्मल चार्ज उनके ऊपर आएगा, ठीक है। ऑल राइट, हाउ टू कैलकुलेट डाइपोल मूवमेंट। अब डाइपोल, इसे क्या बोलेंगे, जो मूवमेंट हो रहा है आपका, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट हो रहा है, दैट इज डिफाइंड बाय द डाइपोल मूवमेंट। कितना डाइपोल मूवमेंट हो रहा है, कम है, ज्यादा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। तो डाइपोल मूवमेंट के थ्रू हम बता सकते हैं कि भाई कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, कितना आयनिक कैरेक्टर उसके अंदर होने वाला है, कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ऑफ द अदर एटम, ये सारी चीजें हम बता सकते हैं बाय कैलकुलेटिंग द डाइपोल मूवमेंट। सो डाइपोल मूवमेंट क्या है, ये मान लो ये दो एटम है, ये पॉजिटिव चार्ज बन गया, नेगेटिव चार्ज बन गया, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, राइट। Now dipole moment is equals to mu, and it can be calculated by the charge which is obtained into the distance of separation, जितना उनके बीच में डिस्टेंस है। तो टोटल चार्ज क्या होगा एलिमेंट के ऊपर इनटू उनके बीच में डिस्टेंस क्या है। डिस्टेंस हमने निकाल लिया था, हम जानते हैं डिस्टेंस रेडियस के थ्रू आप निकाल सकते हो, या रेडियस क्या है उनके बीच की, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन इनटू अगर आप चार्ज करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, डाइपोल मूवमेंट आ जाएगा, ठीक है। चार्ज हम क्यूलॉम्स में करते हैं और डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, मीटर्स में मेजर करते हैं। तो उसकी यूनिट क्या होने वाली है, इट इज यूजुअली एक्सप्रेस इन द यूनिट डिबे, ठीक है। तो इसकी यूनिट को हमने, वैसे तो कूलॉम मीटर भी हो सकती है, पर ऐसा होता है ना सबकी अलग अलग यूनिट है, जैसे आपको फोर्स को आप पास्कल में भी मेजर कर, प्रेशर को आप पास्कल में मेजर कर सकते हो, टॉर में भी मेजर कर सकते हो, राइट। सो यहाँ पे भी क्या है आपका, ये जो
डाइपोल मोमेंट की यूनिट है, या तो आप डिबे में काउंट कर लो या फिर आप क्या कर सकते हो, 1 डिबे इज इक्वल टू क्या होता है आपका, 1 डिबे इज इक्वल टू 1.33564 इंटू 10⁻30 कूलॉम मीटर। तो यहाँ पे C फॉर कूलॉम है और M फॉर मीटर है। कूलॉम मीटर में भी आप ले सकते हो यूनिट, और इसकी जो SI यूनिट है या जो उसको एक यूजुअली जो हम एक्सप्रेस करते हैं, नॉट SI, यूजुअली हम इनको डिबे में भी कर सकते हैं, जिसको हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। सो दैट इज द यूनिट फॉर द डाइपोल मोमेंट। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाइपोल मोमेंट, इसको दिखाओगे कैसे रिप्रेजेंटेशन, या अगर आप किसी मॉलिक्यूल को ड्रॉ कर रहे हो तो हाउ वी आर गोइंग टू शो इट, वी विल शो इट बाय दिस एरो। अब ये एरो किस तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है, किस तरफ जा रहा है, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन का क्लाउड शिफ्ट होगा। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपका एरो के माउथ, मतलब आपके एरो के हेड की साइड होगा, और टेल पे आप क्या कर दोगे, ये क्रॉस बना दोगे, लाइन बना दोगे। इट विल शो कि डाइपोल मोमेंट किस तरफ हो रहा है ऑन द लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर में आप एरो बना के क्या कर सकते हो, डाइपोल मोमेंट को शो कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे HCl में पता है कि Cl बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अटैक करेगा। तो डाइपोल मोमेंट किस तरफ हो रहा है, इस तरफ हो रहा है, क्लोरीन की तरफ। तो हमने एरो किस तरफ रिप्रेजेंट किया है, क्लोरीन की तरफ। इसका जो हेड है वो क्लोरीन की साइड है, और ये इसकी टेल हो गई, इसको हमने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दिया इसके ऊपर, एंड दैट्स हाउ इट लुक्स लाइक। तो आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया, उसके ऊपर बस आप एक एरो और बना दोगे, एंड हेंस यू आर इजिली शोइंग द डाइपोल मोमेंट ऑफ द पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट किस साइड हो रहा है, राइट। देन यहाँ पे क्या है, ऑन पॉजिटिव एंड्स ये हो गया, और नेगेटिव एंड्स, नेगेटिव एंड में हेड होगा, पॉजिटिव एंड्स पे ये होगा। तो जनरली पॉजिटिव आयन जो बनेगा उस पे आपका ये वाला पार्ट आएगा टेल वाला, और हेड वाला पार्ट आपका नेगेटिव एंड पे आएगा। इसको नेगेटिव और पॉजिटिव एंड बोलेंगे एरो का, राइट। सो इस तरीके से आपने डाइपोल मोमेंट दिखाया इन द मॉलिक्यूलर फॉर्म। डायरेक्शन ऑफ द शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द मॉलिक्यूल, तो ये क्या बता रहा है, डाइपोल मोमेंट आपका जो डेंसिटी शिफ्ट हो रही है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जहाँ पे जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या है, शेयर्ड है, वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड किस तरफ शिफ्ट हो रहा है, ये डायरेक्शन बताता है। ये एरो में क्या बताता है, वो डायरेक्शन बताएगा कि भाई हमारा इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है, ये वाला मॉलिक्यूल क्या है, या ये वाला जो पर्टिकुलर एटम है ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट। नाउ रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट, अब क्या होता है कि आपके मॉलिक्यूल में एक से ज़्यादा एटम भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो आप क्या करोगे, टोटल डाइपोल मोमेंट देखोगे। यहाँ पे हमने क्या की थी, सिंगल स्पीशीज़ की बात की थी कि आपके 2 ही एटम इन्वॉल्व हैं, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, दूसरा क्या कर रहा होगा, गेन कर रहा होगा, या फिर सॉरी लूज नहीं, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। बट व्हाट इफ यू हैव मल्टीपल एटम, तो उस केस में हम क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालेंगे। यहाँ पे जैसे आप बात करोगे कि ये 2 एटम है और ये क्या कर रहे हैं, ये एक सिंगल यहाँ पे एटम है, ये क्या कर रहा है, दोनों ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है अमंग्स ऑल 3 ऑफ देम, ठीक है। तो तीनों में ये सबसे ज़्यादा क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब ये क्या कर रहा है, दोनों को क्या कर रहा है, अपनी तरफ हटा, इन दोनों के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है। तो यहाँ पे 2 एटम से ज़्यादा वाला केस आ गया, 3 एटम इन्वॉल्व हो गए। तो डाइपोल मोमेंट क्या कैसे रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पे दोनों क्या कर रहे हैं, अपना इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। सो इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज, क्योंकि पूरा डाइपोल मोमेंट, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट किसकी तरफ हो रहा है, इस बिग एटम की तरफ हो रहा है। तो इस तरीके से हम दिखाएंगे। तो रेदर देन शोइंग लाइक दिस वी कैन क्लियरली से दैट कि भाई पूरा डाइपोल मोमेंट, क्योंकि दोनों एटम का जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस तरफ जा रहा है, तो हम इसको इस तरीके से शो करते हैं कि इधर जा रहा है आपका डाइपोल मोमेंट, राइट। देन नेट डाइपोल मोमेंट कैसे होगा, इसका नेट डाइपोल मोमेंट था 1.85 D, विच इज अगर आप उसको क्यूलॉम सेंटीमीटर में निकालोगे तो दैट विल बी द वैल्यू। अब इसको सेंटीमीटर मत पढ़ लेना, दिस इज क्यूलॉम एंड मीटर, क्यूलॉम मीटर अलग अलग है, ठीक है। C फॉर क्यूलॉम और M फॉर मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये याद रखना है। सो U डिपेंड्स अपॉन द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द वेरियस बॉन्ड, ठीक है। तो ये जो इसकी वैल्यू है, जो आपका डाइपोल मोमेंट है, वो किस पे डिपेंड करेगा, स्पेशल अरेंजमेंट। स्पेशल अरेंजमेंट के दोनों बॉन्ड्स के बीच में क्या एंगल है, ठीक है, एंगल क्या बन रहा है, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, इसकी मूवमेंट या नेट डाइपोल मूवमेंट क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया इसको कि भाई नेट डाइपोल मूवमेंट इस तरफ हो रहा है, एंड इट डिपेंड्स ऑन दैट, राइट। ऑल्सो न्यू ऑफ अ मॉलिक्यूल इज द वेक्टर सम ऑफ द न्यू ऑफ द वेरियस बॉन्ड, ठीक है। तो वेक्टर सम भी करेंगे, आपने वेक्टर्स क्वांटिटी पढ़ी होंगी, सर ने आपको वेक्टर्स पढ़ाया है, जपनीत सर ने। सो आई होप आपको वो पूरे तरीके से क्लियर होगा। तो ये जो न्यू की वैल्यू होगी, टोटल वैल्यू, जैसे यहाँ पे टोटल डाइपोल मूवमेंट क्या हो रहा है, इन दोनों वेक्टर का, क्योंकि देखो ये
डायरेक्शन को शो कर रहा है और इसका एक पर्टिकुलर मैग्नीट्यूड भी है, यहाँ पे एक वैल्यू भी है डाइपोल मोमेंट की, एंड इट ऑल्सो शो द डायरेक्शन। तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर आपको न्यू निकालना है, टोटल न्यू निकालना है, तो आप क्या करोगे, दोनों का वेक्टर सम कर लोगे एंड देन यू विल गेट अ वैल्यू। तो ये इस तरीके से आपका क्या होगा, न्यू कैलकुलेट होगा ऑफ अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के केस में हमें जहाँ पे 2 से ज़्यादा एटम इन्वॉल्व हैं, यू कैन कैलकुलेट इट लाइक दैट, राइट। अब डाइपोल मोमेंट इनका देख लेते हैं, BF2 है और BF3 है। तो इसमें डाइपोल मोमेंट कैसा होगा, तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे F बीइंग अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को उस तरफ खींच रहा है, और ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को इस तरह से खींच रहा है। तो अब एक कैसी सिचुएशन बन गई कि भाई लेफ्ट साइड से भी उतना ही फोर्स लग रहा है, राइट साइड से भी उतना फोर्स लग रहा है। इन दैट केस क्या हो गया, बैलेंस फोर्स हो गया ये। अब अगर हम नेट फोर्स निकालेंगे तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है। यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो कहीं शिफ्ट ही नहीं हो रहा है, बिकॉज इस साइड से और इस साइड से क्या लग रहा है, आपके पास सेम फोर्स लग रहा है। तो हम फिजिक्स में ये सब चीज जानते हैं कि भाई बैलेंस फोर्स अगर होगा तो कोई भी मोशन नहीं होने वाला। तो यहाँ पे क्या होगा, डाइपोल मोमेंट कैसा हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट विल बी 0। वाई, बिकॉज टोटल डाइपोल मोमेंट हेयर जितना इस तरफ जा रहा है आपका क्लाउड उतना ही इस तरफ जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या हो गया, एक बैलेंस सिचुएशन टाइप क्रिएट हो गया, एंड हेंस द टोटल डाइपोल मोमेंट इज 0। नाउ इन दिस केस अगर आप देखोगे ये फ्लोरीन एटम क्या कर रहा है, इसको इधर तरफ खींच रहा है और ये दोनों क्या करेंगे, इसको इस तरफ खींचेंगे। तो इन दोनों का सम क्या होने वाला होगा, दिस डायरेक्शन। तो आपका जो डाइपोल मूवमेंट है फॉर दिस फ्लोरीन एटम इट विल बी हियर, और फिर इन दोनों का अगर हम सम करेंगे तो डाइपोल मूवमेंट आपका क्या हो रहा है, आपका लेफ्ट हैंड साइड में। तो अगेन सेम सिचुएशन बन रही है कि जितना आपका लेफ्ट हैंड साइड में डाइपोल मूवमेंट हो रहा है उतना ही आपका राइट हैंड साइड में डाइपोल मूवमेंट होगा, एंड हेंस द सम विल बिकम 0। सो टोटल डाइपोल मूवमेंट हियर विल बी 0। इसका मतलब जो आपका इलेक्ट्रॉन है, अब यहाँ पे देखो ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, बट फिर भी ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ नहीं खींच पाता। तो ये कुछ वो एक्सेप्शनल केस हैं जो आपको क्या कर रहे हैं, डाइपोल मूवमेंट के हिसाब से एक्सप्लेन हो रहे हैं कि यहाँ पे तो B और F2 में बहुत डिफरेंस होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ये ऑलमोस्ट क्या है, एक मेटल और ये नॉन मेटल है, इसको तो पूरा इलेक्ट्रॉन निकाल लेना चाहिए था, बट फिर भी ऐसा नहीं कर रहा है, राइट। ऑल्सो हेयर BF3, यहाँ पे भी क्या करना चाहिए था, फ्लोरीन बीइंग वेरी इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसको पूरा इलेक्ट्रॉन निकाल के आयनिक कंपाउंड बना लेना चाहिए था, पर फिर भी एक कोवेलेंट कंपाउंड बना रहा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट जो है, जो इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करने की जो टेंडेंसी है या जो अपने तरफ पोलराइजेशन करने की पावर है, वो क्या हो जा रही है, बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ द स्पेशियल अरेंजमेंट। इनकी अरेंजमेंट ही कुछ ऐसी है, इनका बॉन्ड एंगल कुछ ऐसा है कि अगर आप टोटल जब सम निकाल रहे हो कि डाइपोल मूवमेंट का, तो वो टोटल क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है, जिसकी वजह से ये आयनिक कंपाउंड नहीं बनता, ये कोवेलेंट कंपाउंड ही रहेगा, राइट। कुछ आयनिक कैरेक्टर होंगे बट पूरे तरीके से नहीं होगा ये आयनिक, इट विल बी कोवेलेंट कंपाउंड, राइट। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको एक बार स्टार मार्क कर लो कि विच आउट ऑफ NH3 एंड F3 हैज हायर डाइपोल मूवमेंट एंड वाई। तो NH3 और NF3 में किसकी डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगी, ठीक है। तो एक बार इन दोनों का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये रहा NH3 का स्ट्रक्चर, नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो हाइड्रोजन बीइंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो डाइपोल मूवमेंट क्या होने वाला है, नाइट्रोजन की तरफ। और ये इसका स्पेशल अरेंजमेंट है, मतलब हमने इसको बॉन्ड एंगल के हिसाब से क्या किया है, अरेंज किया है। हमने अपनी मर्जी से ये नहीं कि यहाँ पे इसको इधर रख दिया, इसको इधर रख दिया, इसको इधर रख दिया, 3 डायरेक्शन में नहीं, इसका अपना एक क्या है, बॉन्ड एंगल है, उसके हिसाब से हमने इसको अरेंज किया है, राइट। देन अगर हम NF3 की बात करें तो NF3 का स्ट्रक्चर भी कुछ ऐसा होगा कि ये देखो इनका भी बॉन्ड एंगल कुछ सेम है यहाँ पे, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे बस एक डिफरेंट चीज क्या है कि फ्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। नाउ अगर फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका क्या होना चाहिए, इसका डाइपोल मूवमेंट ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 3 फ्लोरीन खींच रहे हैं नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, और यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन का क्या है, हाइड्रोजन तो अट्रैक्ट हो रहा है, नाइट्रोजन को अपना वो दे रहा है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका डाइपोल मूवमेंट कम आना चाहिए। So, but what we have seen, the resultant dipole moment is this for NH3, and here the resultant dipole moment is 0.80 10⁻³ किलोमीटर, राइट। तो यहाँ पे सेंटीमीटर लग रहा है बट इसको थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। बट यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू क्या आई है, इससे काफ़ी ज़्यादा आई है वैल्यू, बट हमें क्या लग रहा था कि भाई क्योंकि फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ पे डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा होने वाली है। बट आपको क्या देखना है, आपको डायरेक्शन देखनी है। यहाँ पे जो डायरेक्शन है वो सारे एरोज क्या कर रहे हैं, आपके ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो जो डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल मूवमेंट है, इट इज लाइक दैट,
अपवर्ड है क्योंकि यहाँ पे सारे जुड़ के एक साथ क्या कर रहे हैं, आपका ऊपर जा रहे हैं, तो ये मल्टीप्लाई हो रही है डायरेक्शन, राइट, जुड़ के सारा नाइट्रोजन की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, दैट्स वाई ये क्या है आपकी डायपोल मूवमेंट यहाँ पे ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन की तरफ आपका क्या हो रहा है, हाइड्रोजन अट्रैक्ट हो रहा है। बट हेयर तीनों ही फ्लोरीन है, तीनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो डायपोल मूवमेंट जो होगा वो नीचे की तरफ होगा, राइट। तो नीचे की तरफ जब होगा आपका जैसे अरेंजमेंट, वो एंगल जितना बड़ा होगा और नीचे की तरफ डायपोल मूवमेंट होगा, और जब आप इसका वेक्टर निकालोगे सो यू विल सी कि आपका जो टोटल डायपोल मूवमेंट हो तो नीचे की तरफ रहा है, एफ की तरफ रहा है, लेकिन जो वैल्यू आएगी वो कम आएगी। वाई? बिकॉज यहाँ पे फ्लोरीन क्या है, बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो तीनों अपनी तरफ एक एक खींच रहे होंगे, और जो इनका टोटल सम निकालोगे यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरीके से मल्टीप्लाई हो रही है चीजें, यहाँ पे क्या होगा आपका कम हो जाएगी वैल्यू फॉर द डायपोल मूवमेंट। सो इस तरीके से, और ये लोन पेयर भी देखो ऊपर की तरफ जा रहा है, बाकी सारे नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो एज कम्पेयर टू दिस यहाँ पे क्या है, सब कुछ ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ सारा पूरा डायपोल मूवमेंट हो रहा है, एक साथ इकट्ठा हो जाएगा। बट हियर कुछ ऊपर हो रहा है कुछ नीचे हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो टोटल डायपोल मूवमेंट निकल के आया है वो क्या आया, कम आया। तो हेयर हमने सोचा क्या था कि NF3 की डायपोल मूवमेंट ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि F खींच रहा है, F ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बट यहाँ पे क्या होगी आपकी डायपोल मूवमेंट कम आई है। सो लोन पेयर इज इन द सेम डायरेक्शन एज द रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट। लोन पेयर की डायरेक्शन भी क्या है आपकी रिजल्टेंट डायपोल मूवमेंट के जैसी ही है, दैट्स वाई NH यहाँ बिकॉज ऑफ द NH बॉन्ड, एंड हेयर द लोन पेयर इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द डायपोल। यहाँ पे लोन पेयर की जो डायरेक्शन आप देख पा रहे होगे, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है, जिसकी वजह से आपका डायपोल मूवमेंट क्या हो गया, कम हो गया, बिकॉज हमें सम करना पड़ेगा ना दोनों वेक्टर क्वांटिटी का। तो हेयर यू विल सी दैट यू विल गेट द स्मॉलर वैल्यू। सो दिस इज द रीजन, बिकॉज हेयर द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मूवमेंट इज सेम एज द लोन पेयर, बट हेयर इट इज नॉट द सेम, इट इज ऑपोजिट ऑफ इट, दैट्स वाई द डायपोल मूवमेंट इज लेस हेयर। सो दिस इज द रीजन। सो यू कैन से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल्दो बोथ CO2 एंड H2O आर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल, द शेप ऑफ द H2O मॉलिक्यूल इज बेंट while the shape of CO2 is linear, explain it on the basis of dipole moment। तो इसको हमें डायपोल मूवमेंट के हिसाब से बताना है कि दोनों ट्राइएटॉमिक हैं, मतलब दोनों ही मॉलिक्यूल के अंदर 3-3 एटम है, बट दोनों की शेप डिफरेंट है, ऐसा क्यों? तो एक बार CO2 की शेप देख लेते हैं। CO2 में क्या है आपका ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या कर रहा है, कार्बन को अपनी तरफ इस तरफ खींच रहा है, और ऑक्सीजन क्या कर रहा है आपका कार्बन को उस तरफ खींच रहा है, और लोन पेयर भी आपके उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब अगर आप ऐड करोगे तो ये ऐसे डायरेक्शन आएगी, ठीक है, और यहाँ पे भी लोन पेयर करोगे तो ये ऐसे डायरेक्शन आएगी। तो यहाँ पे क्या है, एक लीनियर अरेंजमेंट हो रहा है बिकॉज ऑफ द डायपोल मूवमेंट। द डायपोल मूवमेंट इज लाइक दिस, कि ये क्या कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में डायपोल मूवमेंट करे, तो वो स्ट्रेस्ड है, खिंचा हुआ है, इट्स फॉर्म्ड अ लीनियर टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। बट हेयर इन द वाटर, इफ यू ऑब्जर्व द वाटर, यहाँ पे नेट डायपोल मूवमेंट क्या है, 0, कोई भी डायपोल मूवमेंट नहीं है, इसलिए स्ट्रक्चर बेंड नहीं होगा। बट हियर इफ यू ऑब्जर्व द हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या है, डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। ऑक्सीजन क्या करेगी, इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, और लोन पेयर क्या कर रहा है, इस तरफ आपका जा रहा है। द डायपोल मूवमेंट पहले हाइड्रोजन से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन, एंड देन इट गोज लाइक दिस। तो डायपोल मूवमेंट हियर इज नॉट 0, यहाँ पे नेट डायपोल मूवमेंट क्या है आपका, 0 नहीं है, इट हैज सम वैल्यू एज 1.84d। सो बिकॉज ऑफ द डायपोल मूवमेंट, इसका डायपोल मूवमेंट 0 है एकदम, दैट्स वाई वो क्या हो गया, लीनियर अरेंजमेंट में अरेंज हो गया। जब डायपोल मूवमेंट 0 होगा तो आपका मॉलिक्यूल कैसा होगा, लीनियर होगा, वो एक दूसरे को कहीं से खींच ही नहीं रहे हैं, जिधर से खिंचाव महसूस होगा उधर से बेंड हो जाएगा। मान लो ये दो मॉलिक्यूल हैं, ये एक दूसरे को इक्वल स्ट्रेंथ से खींचेंगे तो कोई भी हिलेगा नहीं, द मॉलिक्यूल विल लुक लाइक दिस। बट अगर इस एटम ने इस मॉलिक्यूल को खींच लिया तो ये बेंड हो जाएगा, ये इसकी तरफ आ जाएगा, सो द स्ट्रक्चर विल लुक लाइक स्ट्रक्चर विल बी इन द बेंडेड फॉर्म। तो डायपोल मूवमेंट पे डिपेंड करेगा कि आपका स्ट्रक्चर बेंडेड होगा या लीनियर होने वाला है। सो हियर द डायपोल मूवमेंट इज 0, दैट्स वाई the structure is linear, but here you have some dipole moment, that's why the structure is bended. So this is the reason behind the bended structure of water as compared to CO2. So now we are done with the all things that we have discussed for chemical bonding here. हमने आज बॉन्ड के पैरामीटर्स पढ़े, फिर हमने देखा कि भाई आपका रेजोनेंस क्या होता है, कैसे आपके 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर या 3 डिफरेंट स्ट्रक्चर बन रहे हैं, उसको हमने कंबाइन करके एक प्रॉपर फॉर्मेट दे दिए कि भाई एक ही हम मानेंगे, बाकी कैनोनिकल फॉर्म्स क्या हैं ये सिर्फ हमारे मनगढ़ंत कहानी है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। देन वी हैव डिस्कस द डायपोल मूवमेंट, कि भाई डायपोल मूवमेंट
मूवमेंट हमें क्या बता रहा है कि कोई भी कंपाउंड पूरी तरीके से ना तो कोवेलेंट है ना आयोनिक है, ठीक है। तो ये किस पे डिपेंड करेगा आपका कि डायपोल मोमेंट किस तरफ हो रहा है। तो अभी हमने क्या किया है, एलिमेंट्स का डायपोल मोमेंट निकाला है। अभी हम ये कैरेक्टर कैसे पता करेंगे कि भाई आप किसको कोवेलेंट कंपाउंड बोलने वाले हो, किसको आयनिक कंपाउंड बोलने वाले हो, ओवरऑल कैरेक्टर कैसे पता चलेगा। सो वी विल स्टडी द फजान रूल। तो आगे हम पढ़ने वाले फजान रूल, जिसमें हमें ये सारी चीज़ों का आंसर मिलेगा कि कितना आयनिक कैरेक्टर है, कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है, कैसे हम ओवरऑल कैरेक्टर को डिफाइन करेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर, यू हैव स्टडीड. Now you can revise the lecture one more time. You will understand all the things. Solve the question based on this topic, and I will see you in my next lecture. So stay tuned with our channel. All आपको everyday check करना है कि क्या videos आ रही हैं आपका, क्योंकि exams भी आने वाले हैं. So stay tuned with us. I will see you in my next class. Till then, bye bye everyone.